जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? मतलब सुस्ती चढ़ गई है और कुछ नहीं। तो आप लंबा ब्रेक लेके आते हो ना सर, दो होता है, या रिजुवनेट होते हैं या सुस्ती चढ़ती है। हमारे केस में ऐसा होगा कि रिजुवनेशन तो होगा तब होगा, सुस्ती थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आनंद की अनुभूति हुई, हमको भी आनंद आनंद हो गया सर। मन तो कर नहीं रहा था, पर फिर पापी पेट का सवाल है, और फिर आपसे प्रॉमिस भी किया था कि 11 तारीख से फिर से रिज्यूम करेंगे सर, है ना? तो प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, क्योंकि 11 को रिज्यूम करना है तो करना है, फिर देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। मैंने कहा कि चलो यार, आज गाड़ी चलाएंगे सर, और तो क्या। हाँ जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है। नमस्ते 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 सर। सर क्लास मिस किया, रिकॉर्डिंग देखा होगा ना सर सबने? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सबने निपटाया होगा अच्छे से, तो फिर एटलीस्ट आपकी क्या है कि रिवीजन भी हो गई होगी ठीक ठाक, है ना? नहीं, अच्छा है सर। अरे नहीं नहीं, कुछ हो गया था, ठीक है, वापस आ गया मैं, वापस आ गया, वापस आ गया सर। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, अभी ठीक है ना सर? नहीं, टूर वूर तो यहाँ पे ही था सर, है ना, कहीं बाहर नहीं था मैं। आई वॉज हियर इन अहमदाबाद ओनली, बट या आई हैड सम काम वाम था सर, है ना? चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं आज क्लास को। लेट अस स्टार्ट द सेशन टुडे। हम लोग ने कल या पिछले क्लास में बहमनी सल्तनत तक खत्म किया था, और आई गेस बहमनियों को पूरा खत्म कर दिया था। वी हैड कंप्लीटेड द बहमनी। आप में से जो भी विद्यार्थी नए नए आए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप पुराने लेक्चर्स देखिए। हम मिडिवल इंडिया को ऑलमोस्ट 40-50% से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, एंड हार्डली लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स, खास करके मुगल्स वाला पोर्शन बाकी है, राइट? ओके, तो विजयनगर आज और कल में हो जाएगा, विद इन 2 डेज विजयनगर विल बी एबल टू कंप्लीट एंड लाइक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। तो जो बाकी रहेगा वो फिर मुगल्स वाला ही रहेगा सर, ठीक है? सो हमने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत, थोड़ा 2-10 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। And under the Delhi Sultanate, as far as I remember, we had covered the topics about the पुराने जितने कंप्लीट कर दिए ना सर, रिकॉर्डिंग वाले सर। नए स्टूडेंट कितने लोग आए अभी अभी ज्वाइन किए हो वैसे? न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सर, है ना? कितने लोग हैं जरा कमेंट्स करके ये बता दीजिए, तो एटलीस्ट आई कैन गेज। मौसमी, आदित्य, गौरव, सुदाम इज न्यू, ओके, अजय मतलब शिवानी, अजीत इज न्यू, अरे भाई साहब, है ना? ईश्वर, वेदांश, अरे ठीक है, मतलब 10-15 बच्चे नए हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले तो होमवर्क ये रहेगा कि आप प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि हमारी क्लासेस लिनियरिटी में चलती है, ओके? और रिकॉर्डिंग्स आपको देखनी पड़ेगी। आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो लाइव क्लास में मुझे पूछ दीजिएगा सर, ठीक है? आके क्लास में, लाइव क्लास में एंड में अराउंड 9:45 9:50 के आसपास मुझे पूछ दीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा, ओके? रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको एंशिएंट इंडिया की पूरी, और दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि ये दोनों हमने खत्म कर दिए मिडिवल इंडिया के अंदर से, ओके? मतलब दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म कर दिया, एंशिएंट तो पूरा पेपर खत्म कर दिया, मतलब 125 मार्क्स भी कवर्ड, ओके? अब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसमें विजयनगर नाम का टॉपिक बाकी है आपके सिलेबस के अंदर से, एंड साथों साथ जो टॉपिक है वो है मुगल्स का, और मुगल्स के बाद 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी, उसमें मराठास भी आ जाएंगे सर, ठीक है ना? तो ये 3-4 टॉपिक बाकी है। इसमें यूरोपियंस का भी टॉपिक आता है, पर यूरोपियंस को मैं क्या करूंगा कि इसके साथ थोड़ा बहुत लिंकअप करवाऊंगा, और फिर देन वी विल जंप टू दी मॉडर्न पार्ट, ओके? ये मॉडर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे, तो वो टेंटेटिवली हमारा जनवरी के आसपास हमारा शुरू हो जाएगा, और वो चलेगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक। और अभी वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे और उसके बाद हम लोग मॉडर्न करेंगे। क्यों ऐसा करे है, उसके पीछे का लॉजिक यही है, खास करके नए बच्चे जो आए हैं उनको ये शायद क्वेरी होगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों जनवरी से करेंगे। तो प्लान ये है कि जनवरी से लेकर फरवरी तक विल बी कवरिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड फरवरी ऑनवर्ड से विल बी डूइंग द मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ऑप्शनल पेपर 2 सर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करने से फायदा ये होता है कि आपका ऑप्शनल भी कवर हो जाएगा, और वही आपकी पीटी के लिए भी तैयारी हो जाएगी सर। फिर अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय कि एक दो चिंटू मिंटू फैक्ट्स रह गए होंगे तो आप किताब में देख लोगे तो हो जाएगा, समझे? तो ओवरलैपिंग है, इसके लिए मॉडर्न को सबसे लास्ट में रखा है। एंशिएंट मिडिवल ऐसे तो ओवरलैपिंग होता है, बट द इशू इज एंशिएंट मिडिवल इज टू लेंथी टू कवर बिफोर प्रीलिम्स। पर मॉडर्न क्या है, इंटरेस्टिंग भी है और अंडरस्टैंडिंग भी उसमें ज्यादा आती है, तो मॉडर्न शांति से करेंगे, और मॉडर्न के बारे में लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस भी होती है कि गांधी आए थे सर, समझे कि नहीं समझे? यहाँ तो आधे लोगों को तो बहमनी सल्तनत में महमूद गवान कौन था वही नहीं पता होता है, तो इसके लिए मुझे टाइम भी देना पड़ता है, समझे? तो महमूद गवान के लास्ट टाइम के ऊपर क्वेश्चन भी हमने देखे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे सर, है ना? कि महमूद गवान बेसिकली एक फारसी बिजनेसमैन यहाँ पे बहमनी सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, एंड देन ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग द होल स्टेट। तो दैट वाज वेरी न्यू, एंड मतलब है ना कि कुछ अलग ही कहानी उसके अंदर सामने दिखी थी। खैर, तो इतने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। दिस आर द लेफ्ट ओवर पोर्शंस। यूरोपियंस में खाली पोर्चुगीज वाला पार्ट आपके सिलेबस के अंदर है, ज्यादातर पोर्चुगीज का है, और फिर मुगल्स पूरे है सर, है ना? मतलब जो ओरिजिनल मुगल्स पहले वाले, जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर लेटर मुगल्स भी आएंगे जो 18th सेंचुरी में आते हैं सर, ठीक है? तो पर 18th सेंचुरी वाले मुगल्स को हम लोग थोड़ा लिमिटेड करवाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न बाकी रह गया है, वो है कश्मीर वाला पोर्शन है, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसको भी हम लोग अलग से एक सेशन में ले लेंगे। तो करीबन हमने 20 सेशन मैंने ऐड करवाए हैं, जरूर पड़ेगी तो और करवा दूंगा सर, ठीक है? पर ये पेपर हमारा टेंटेटिवली टारगेट ये है कि
हाँ भक्ति सूफी सर है ना, माय बैड माय बैड माय बैड। एक सेकंड में सिलेबस निकाल देता हूँ, सिलेबस निकाल देता हूँ तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा आपको भी और मेरे को भी है ना, कि कौन से टॉपिक आगे पीछे रह गए कोई। जस्ट अ सेकंड सर है ना। हाँ भाई कहाँ रह गया भाई सिलेबस की कॉपी। एक्चुअली सिलेबस की कॉपी कहीं और सेव है तो उसको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है। अब देखिए अब मिला जाके, तो मिल गया सर। और दूसरा क्या सिस्टम चालू किया भी थोड़ा टाइम हो गया था ना सर, और कल रात को ही सिस्टम चालू हुआ तो 4-5 दिन तक ये भी थोड़ा हाइबरनेशन में चला गया था। ये थोड़ा चलिए सर है ना। तो देखिए हमने पेपर 1 जो खत्म किया था हिस्ट्री का, उसमें पेपर 1 में वी हैड कवर्ड अप दिस मच टॉपिक। ओके हमने मतलब एंशिएंट इंडिया वाला जो पोर्शन है उसमें ये सब खत्म कर दिया है सर, ठीक है। हम पेपर 1 के ही पार्ट बी में चले गए हैं, पार्ट 2 के अंदर चले गए हैं। पार्ट 2 का मतलब ये है कि बेसिकली 13 सेंचुरी हमने कवर किया है, हमने 14 सेंचुरी कवर कर दिया है और हमने बेसिकली 13 और 14 सेंचुरी की कहानी भी खत्म कर दी थी सर, है ना। अब जो बाकी है वो ये हाँ जी सर आगे। ये कुछ ना कुछ लोचा लापसी हो रहा है आज, बट आई गेस अब नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं दूसरे उसके ऊपर चला गया हूँ, क्या कहते हैं बैकअप कनेक्शन के ऊपर चला गया सर, ठीक है। तो हमने ना इतना कवर कर दिया है। ओके सो वी हैव कवर्ड अप मेजॉरिटी थिंग्स। हमने लिटरेचर के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिस्कस किया है, नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर भी डिस्कस किया है, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, मतलब वी हैव गिवन इनफ जस्टिस टू दिस टॉपिक्स। ओके मतलब मुझे नहीं लगता है फिर इसके बाहर और करने की आवश्यकता है। अब जो भी करेंगे विल बी डूइंग ऑन द 15th एंड 16th सेंचुरी। 15 16 सेंचुरी में विजयनगर को डिस्कस करेंगे, फिर लोधीस को भी ऑलरेडी कवर्ड एक्चुअली, लोधीस को हमने सल्तनत के साथ ही कवर करवा दिया था लीनियरिटी के अंदर सर, ठीक है। और फिर देन हम लोग परसों की क्लास में मोस्ट प्रोबब्ली विल बी स्टार्टिंग विद मुगल सेना, समझे, और मुगल से हम लोग शुरू कर देंगे। नेहा आप हिंदी तो भी आप कर सकते हैं, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। द इशू इज की जो खाली नोट्स होंगी वो अंग्रेजी में मिलेगी आपको। बाकी समझने के लिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो स्लाइड्स का कंटेंट जो है वो अंग्रेजी में हम बनाए हैं सर, है ना, मतलब मैंने बनाया हुआ है। भविष्य में समय मिलता है और अच्छी खासी ट्रांसलेशन की टीम मिल जाती है मुझे, ट्रांसलेशन की टीम बता रहा हूँ सर, है ना, कि जो विषय वस्तु को समझ पाए सर, है ना, तो उनकी मदद लेके मैं नोट्स को भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा सर, है ना। अभी टाइमिंग तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी में नोट्स चाहिए। मैंने यार हिंदी में तो पॉसिबल थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है और दूसरा हिंदी में फिर वो शब्द का पकड़ना बहुत जरूरी है सर, है ना, तो फिर थोड़ा 19-20 पर समझ लीजिएगा। चलिए तो द पेपर 2 स्टार्ट होगा जनवरी के फर्स्ट वीक से। ओके अभी पहले इसको खत्म कर देने दो सर, है ना मेरे को। तो आई गेस अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से विजयनगर वाले पोर्शन से, एंड वी हैव रीच्ड समवेयर इन द मिडल ऑफ द 15th एंड द 16th सेंचुरीज। ओके जहाँ विजयनगर किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सो ये हमारा सिलेबस है, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। आई गेस 24 टॉपिक्स आर देयर और हम लोग खत्म किए हैं करीबन 14 नंबर के टॉपिक तक हमने खत्म किया है सर, है ना, राइट। नहीं नहीं हमने खत्म किया है अराउंड 17 नंबर के टॉपिक तक, है ना। भक्ति सूफी एक बाकी है उसको छोड़ दीजिए, बट आई गेस 17 नंबर के टॉपिक तक हमने ज्यादातर खत्म कर दिया है। ओके तो भक्ति सूफी को बीच में ले लेंगे एक बार, मुगल्स को थोड़ा खत्म कर देना दो और उसके बाद, क्योंकि मुगल्स के साथ क्या वो पूरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री आ जाएगा। भक्ति सूफी में 2 क्लास चाहिए होंगी मेरे को सर, 2 या 3 क्लास मैक्सिमम। और उसके मुगल्स के साथ भी उसके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे सर, जैसे सलीम चिश्ती का है या बाकी सारे केसेस में आप देखिए कि बाबर के समय से भी थोड़ा बहुत चला है, तो फिर उसको मैं बाद में लास्ट में करवा दूंगा, बीच में करवा दूंगा सर। एक बार पहले विजयनगर को खत्म कर देते हैं सर, ठीक है। तो आज चलते हैं विजयनगर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो दिल्ली सल्तनत को एक्चुअली सबसे ज्यादा परेशान भी करती है सर, ठीक है। विजयनगर किंगडम का इतिहास क्या रहा है, वो किस तरह से आगे चला है और विजयनगर की कहानी कैसे चलती है सर, ठीक है। अब देखिए विजयनगर को पढ़ना है तो विजयनगर के सोर्सेस को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी तो क्वेश्चन सोर्सेस से ही पूछता है, राइट, है ना। सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और विजयनगर में 2 प्रकार के सोर्सेस आपको मिल जाएंगे सर, है ना। तो एक तो था लिटरेरी सोर्सेस, मतलब जो आपके साहित्य के स्रोत होते हैं वो, और दूसरे जो हुआ करते हैं बेसिकली दे आर दी एपिग्राफिकल सोर्सेज और कॉइन्स और न्यूमिस्मेटिक्स और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं आज हम लोग विजयनगर को पढ़ेंगे फ्रॉम द सोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू सर। मैं आपको एक बार क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से यूपीएससी ने कैसे गोले मारे हैं सर, ठीक है। गोले मारने का मतलब यह है कि एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा कि भाई यूपीएससी क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको यूपीएससी को मतलब है ना क्या कह सकते हैं कि उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक्स लाइक विजयनगर किंगडम, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से काफी उटपटांग पूछे गए हैं सर, है ना। जस्ट अ सेकंड हम लोग इसको लोड कर देते हैं क्वेश्चन पेपर को। हाँ वैष्णव पूछ रहा है कि सर रिकॉर्डिंग क्लासेस कर रहे हैं तो यहाँ से लाइव कर सकती हूँ। हाँ लाइव कर सकते हैं क्योंकि विजयनगर अलग एक टॉपिक है, पर आपको थोड़ा बहुत साउथ इंडिया का हिस्ट्री नॉर्थ का थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी आई डोंट सी एनी डिमेरिट इन नॉट अटेंडिंग अ लाइव क्लास, ओके, है ना। इनफैक्ट हो सके उतना, हाँ तो फिर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके अब चलते हैं विजयनगर में। देखिए विजयनगर में 2013 के पहले के जो प्रश्न थे और 2013 के बाद के जो प्रश्न है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ गया है। पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, दिस इज बिफोर 2011 सर, है ना, या 2013 के बाद आप कह सकते हो सर, है ना, 2012-13 के बाद। उसमें बेसिकली सिंपल क्वेश्चन आते थे कि भाई सोसाइटी और इक्वालिटी के बारे में बता दिए, ओरिजिन ऑफ विजयनगर के बारे में बता दिए, कृष्णदेवराय के ऊपर कमेंट्स पूछे थे सर, आर्किटेक्चर के ऊपर पूछे थे, सोशल डायनामिक्स के ऊपर पूछे थे। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं आता हूँ निकितिन और कौंती दोनों के ऊपर आ जाता हूँ। आज फॉरेन ट्रैवलर्स को कवर करवा दूंगा तो हो जाएंगे दोनों में से, ठीक है। आज फॉरेन ट्रैवलर्स ही करेंगे एक्चुअली, हमने स्पेशल क्लास में किया था उसको कंसाइज करके एक फॉर्मेट के थ्रू कर देंगे। ओके सो बेसिकली विजयनगर क्योंकि काफी बच्चों ने स्पेशल क्लास नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली वो 6 महीने पुराना स्पेशल क्लास है और फिर बच्चों को लगता है स्पेशल क्लास में ऐसा क्या स्पेशल होगा सर, ठीक है। पर मेरे स्पेशल क्लास में आपको कुछ स्पेशल तो मिलेगा ही सर, है ना। तो मुझे वो ब्लैबरिंग करना पसंद नहीं आता है, फिर स्पेशल क्लास करेंगे तो फिर स्पेशल के रूप में ही रखेंगे उसको, चलिए सर, ठीक है। तो ये 2012-13 के पहले की कहानी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। उसके बाद 2016 में जीएस में क्वेश्चन इसने पूछा था कि कृष्णदेव राय विजयनगर के बहुत फेमस राजा हुआ करते थे, ही वाज नॉट एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब लर्निंग एंड लिटरेचर, मतलब वो खुद भी स्कॉलर थे, समझ में आया, राजा के बारे में पूछ रहे हैं उसकी उपलब्धियों के बारे में और कह रहे हैं कि उन्होंने बाकी सारे लोगों को भी आश्रय दिया था सर, ठीक है। तो इस प्रकार के
अब ये ऑप्शनल के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पूछा गया है कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम के बारे में बताइए, विजयनगर में ऐसी तो क्या खासियत हुआ करती थी, 15 मार्कर में पूछ दिया है सर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया है सेगमेंटरी स्टेट का। अब देखिए सेगमेंटरी स्टेट का मतलब क्या होता है सर, है ना, ऊपर आप देखोगे तो एक शब्द डाला गया है खंडित राज्य, मतलब बिखरा हुआ राज्य, फ्रेगमेंटेड स्टेट, टूटा-फूटा राज्य सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो विजयनगर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी उसके ऊपर कमेंट्री पूछी है इसमें, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस पूछ दिया कि भाई विजयनगर की जो स्टेट सिस्टम थी उसको नयनकारा सिस्टम कहते थे सर, हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर। उसके ऊपर पूछा है कि किस तरह से विजयनगर की जो शासन पद्धति है वो सेगमेंटरी स्टेट के रूप में आज की तारीख में कंसीडर की जाती है, कि वो फ्रेगमेंटेड था या सेंट्रलाइज सिस्टम थी, क्योंकि हर एक राज्य दो प्रकार के होंगे, राइट सर, ठीक है। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम जहां राजा सब कुछ चला रहा है अपने हिसाब से। दूसरा ये होता है कि राजा अपने सामंतों के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब सामंतों के ऊपर डिपेंडेंट है उसके नीचे जो फ्यूडल लॉर्ड्स, उनकी खुद की सेना होती है, उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का पावर है, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से छोटे राज्यों के अंदर चला रहा है सर, है ना। तो वो विजयनगर के लिए कितनी हद तक उचित है सर, है ना, प्रासंगिक है, तो वैसा पूछा गया है सर, है ना। तो वेरी इंटरेस्टिंगली दिस वाज आस्क्ड इन 2014 सर, है ना। ये 13 का प्रश्न है, ये 14 का प्रश्न है। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ पॉलिटी पूछ दिया, दिख रहा है आपको सर, यहाँ घुमा फिरा के वही पूछा गया है सर कि भाई इनकी फीचर्स ऑफ पॉलिटी की क्या खासियत रही है सर, है ना। अब ये फीचर्स ऑफ पॉलिटी में खास करके कृष्णदेव राय के बारे में ही पूछा गया कि भाई कृष्णदेव राय के समय पे कैसी राज्य व्यवस्था हुआ करती थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। और उसकी प्रमुख अभिलक्षणों को उल्लेख कीजिए, मतलब किस तरह की सिस्टम थी सर, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम में राजा क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मंत्री परिषद थी कि नहीं थी, तो काइंड ऑफ वैसी क्वेश्चन है। तो यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी के स्पेसिफिक प्रश्न आ रहे हैं, एग्रीकल्चर और इरिगेशन के ऊपर पूछा गया है कि इनकी सिस्टम को इवैल्यूएट कीजिए बेस्ड ऑन द कंटेम्परेरी सोर्सेज। कंटेम्परेरी सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि उस समय पे कोई आया होगा, कोई विदेशी होगा, कोई लोकल व्यक्ति होगा, उसने कुछ यहाँ की खेती की पद्धति के बारे में लिख दिया होगा। अब विजयनगर के कोर्ट में बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे सर, अभी हम लोग पढ़ते हैं सर, है ना? तो यू फाइंड मल्टीपल फॉरेनर्स कमिंग टू द कोर्ट ऑफ विजयनगर, वो भी लिखेंगे सर, है ना, कि यहाँ खेती ऐसी हुआ करती थी, यहाँ पे सिंचाई ऐसी हुआ करती थी सर, तो ये क्वेश्चन पूछा इसने। फिर देन यू विल फाइंड कि फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर से दो बार प्रश्न है, ये 2020 में आया था और ये शायद 2016 या 17 में आया था, नॉट एबल टू रिकॉल, बट या टू टाइम्स दे हैड आस्क्ड यू। एंड दोनों बार फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर से पूछा गया प्रश्न है सर, है ना। क्या पूछा है कि इवैल्यूएट द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स अबाउट द विजयनगर एम्पायर, कि भाई जो विदेशी यात्री आए थे खास करके उनके वृत्तांतों का मूल्यांकन कीजिए, विजयनगर के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, राइट। दूसरा क्या पूछा है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट व्हिच गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द विजयनगर, मतलब अल्टीमेटली वही है, यही इवैल्यूएशन, यहाँ मूल्यांकन कर रहा है कि कितना फेंका-फेंकी कर रहा है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। मूल्यांकन करने का मतलब ये होता है कि भाई आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो सर, है ना? और यहाँ पे डिस्क्राइब इन डिटेल है, मतलब उसने जो भी ऑब्जर्व किया उसको लिख दीजिए कि भाई क्या-क्या चीजें उसने ऑब्जर्व किया महाशय ने, समझ में आ कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो एक तो ये भी पूछ दिया गया है, दे हैड आस्क्ड यू मल्टीपल पॉइंट्स, ओके। तो ये ट्रैवलर्स के ऊपर से आप देखोगे तो टोटल 3 प्रश्न आए हैं सोर्सेज के ऊपर से। एक कंटेम्परेरी सोर्सेज, मतलब इसमें भी ज्यादातर विदेशियों ने लिखा है, लोकल लिखा गया है, बट विदेशियों का दर ज्यादा लिखा गया है। दूसरा यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक प्रश्न पूछा गया कि कल्चरल कैपिटल ऑफ द साउथ, है ना, कि भाई ये कैसे बन गया कल्चरल कैपिटल ऑफ द साउथ, ओके। तो ये उसके आर्ट एंड कल्चर के ऊपर से, उसके लिटरेरी डेवलपमेंट्स के ऊपर से क्वेश्चन आया है। तो अभी तक मतलब आप पकड़ के चलिए 13, 14, 15 और 13 से लेके 20 तक 7 साल में उसने 6-7 बार क्वेश्चन पूछा। एक साल ऐसा नहीं हुआ जहां मिस नहीं किया यूपीएससी ने क्वेश्चन। एवरी ईयर दे हैड आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन ऑन विजयनगर सर, है ना। ये 6-7, एक और प्रश्न है तेलुगु लिटरेचर के ऊपर है, मुझे वो मिल नहीं रहा है अभी, स्क्रीनशॉट निकाल पाया मैं, कल आपको दिखाऊंगा सर, है ना। तेलुगु लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ विजयनगर में, दैट वाज आस्क्ड आल्सो इन द प्रीवियस पेपर, ओके। तो टोटल मिला के 2013 से 2020 तक 7 इयर्स में 7 consecutive times questions has been asked, and majority of the questions are based on the polity side. The questions are based also on the foreign travelers or the sources side as well, sir, ठीक है। And the questions are also based on the economy and the culture part, मतलब everything has to be covered, सारी भाषा में देखिए ऊपर से लेके नीचे तक विजयनगर को पूरा कवर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ सर, है ना। समझ में आया आपको। तो ये है कहानी विजयनगर की। तो इसमें थोड़ा धैर्य रखेगा, एक प्रश्न मिनिमम आता है, 15 भी आया है, 20 भी आया है, 10 मार्कर भी पूछा हुआ है। वो यूपीएससी का प्रेरोगेटिव है कि वो 10 में पूछेगा, 15 में पूछेगा कि 20 में पूछेगा। इसमें मैपिंग भी पूछता है, 2.5 मार्क का मैप भी आ जाता है विजयनगर से, एक नक्शा प्रश्न हम्पी वम्पी पूछ देता है नॉर्मल केस में सर, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए कि जगह हम्पी है सर, ठीक है। बट या तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको विजयनगर को कॉम्प्रिहेंसिव करना है, उसकी पॉलिटिकल साइड को भी देखना है, इकोनॉमी को भी देखना है, कल्चरल साइड को भी देखना है, एवरीथिंग हैज टू बी सीन, ओके। तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर से विजयनगर की शुरुआत करते हैं। एज ऑलवेज हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड अप्रोच करेंगे, फिर उसके बाद स्लाइड्स में मैं आपको पढ़ाता रहूंगा कि क्या-क्या कहानी इसकी रही है सर, ठीक है। अब कहानी ये है कि विजयनगर का ओरिजिन कैसे हुआ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट सर, ठीक है। दूसरा, ओरिजिन के बाद इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे रही है, आपको ये भी पता होना चाहिए, यू शुड नो द पॉलिटिकल हिस्ट्री सर, है ना। इनके यहाँ पे इकोनॉमी कैसे चलती थी, इनके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, इनका आर्ट एंड कल्चर क्या है सर, वहां से भी प्रश्न आए हैं, और मेनली इन सब के बारे में हमको जो जानकारी देते हैं सोर्सेज, वहां से भी प्रश्न आए हैं सर, राइट सर, ठीक है। विजयनगर की ओरिजिन के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री और बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। इकोनॉमी में सब कुछ आ जाएगा, फिर हम लोग जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द नेविगेशन सिस्टम विजयनगर के अंदर, वहां नेविगेशन मतलब जो पोर्ट्स इन्होंने बनाए थे, बंदरगाह बनाए थे सर, ठीक है। तो वो सब पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएंगे, ओके। तो उसकी चिंता मत करिए कि भाई फलाना पॉइंट हमने बोला नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, ओके। तो जस्ट वेट करिए, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब देखिए विजयनगर की पहले ओरिजिन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ओरिजिन की कहानी कैसे चलती है, ये किस तरह से पावर के ऊपर है और कहाँ से कहानी चलती है सर, ठीक है। तो विजयनगर को अगर हम लोग इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करेंगे तो शुरुआत एक वंश के द्वारा की गई थी जिसका नाम था संगम वंश, ओके। अब आपको सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे डायनेस्टी का नाम हो गया संगम डायनेस्टी सर, समझे, और ऐसा नाम कहाँ से आ जाता है सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो कहानी ये चलती है कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था संगम, ओके। द नेम ऑफ द किंग वाज संगम। और विजयनगर की एक किताब है द टेल ऑफ फॉरगॉटन एम्पायर, सो द नेम ऑफ द बुक इज फॉरगॉटन एम्पायर। और ये फॉरगॉटन एम्पायर बेसिकली बहुत फेमस बुक है जिसने विजयनगर की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से तराशा है। और विजयनगर की एक्चुअल डिस्कवरी किसी को पता ही नहीं थी कि ये सिटी भी एग्जिस्ट किया करता था और इतना बड़ा कैपिटल भी हुआ करता था। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी, और कॉलिन मैकेंजी करके एक बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे, वो बेसिकली वहाँ पे निकल गए थे जंगलों में घूमते घूमते, एंड देन ही डिस्कवर्ड दिस आर्कियोलॉजिकल साइट। यहाँ के लोकल्स को थोड़ी बहुत उसके बारे में अवेयरनेस थी, एंड देन ही कंक्लूडेड कि भाई ये तो बहुत पुराना सिटी है। और फिर वहाँ से उसके ओरिजिन के पास इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स के पास ओरिएंटल स्टडीज की पूरी टीम हुआ करती थी, तो उसमें से फिर रिसर्च करते 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 ये लोग अपने कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि भाई ये तो बहुत पुराना है, एंड दिस वाज द कल्चरल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया एट दैट टाइम सर, है ना। तो इसके लिए आपको ये पूछा गया कि कल्चरल कैपिटल कैसे बन पाया है सर विजयनगर साउथ का, दक्षिण का सर, ठीक है। तो शुरुआत संगम डायनेस्टी के द्वारा की गई। अब ये संगम डायनेस्टी के जो फाउंडर हुआ करते थे उसमें दो भाइयों का नाम बोला जाता है, हरिहर एंड बुक्का। और कहानी ये है कि हरिहर एंड बुक्का जो है ये संगम डायनेस्टी या संगम राजा जो थे उनके संतान हुआ करते थे। एक्चुअली इनके है ना टोटल 5 संतान थे। मैं कहानियों में नहीं जाऊंगा ज्यादा क्योंकि अलग-अलग कहानी चलती है लोकल फोक स्टोरीज के अंदर, या अगर आप वेस्टर्न हिस्टोरियंस को देखोगे तो वो कुछ नया कहानी, वो द्रविड़ नाडु वाली कहानी लेके आएंगे, कहीं ना कहीं जोड़ देंगे सर, ठीक है। बट इनके 5 संतान थे, उसमें से 3 नॉर्थ की तरफ उनको छोटे राज्य दिए गए थे संगम राजा के द्वारा, और बाकी 2 भाई थे हरिहर और बुक्का, उनको साउथ में मतलब आज का जो विजयनगर वाला रीजन है, तुंगभद्रा वाला रीजन है, वहां पे उनको शासन करने के लिए बोला गया था सर, ठीक है।
अब ये छोटे राजा थे तो दे वर वर्किंग एज फ्यूडल लॉर्ड्स और सामंत कह सकते हैं अंडर द काकटिया किंगडम। ओके, अब काकटिया करके एक राज्य हुआ करता था जो वारंगल से उनका कैपिटल हुआ करता था और काकटियाज वर क्वाइट पावरफुल। लेटर ऑन दे वर डिफीटेड बाय द तुगलक डायनेस्टी। तो अगर आपको याद होगा तो बेसिकली काकटियाज को डिफीट करने के पीछे का तुगलक का बहुत बड़ा योगदान है सर, ठीक है। और तुगलक में इफ यू आर एबल टू रिकॉल तो प्रयत्न 1321-22 के द्वारा किए गए थे 1321-22 में, जब गयासुद्दीन बिन तुगलक पावर के ऊपर था और उसने मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जोना खान को भेजा गया था सर कि भाई तुम जाओ और इसको सब्जुगेट करो सर, ठीक है। और जोना वाज एबल टू ओवरपावर द काकटियाज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना। तो ये जो काकटिया किंगडम जो है उसको जोना खान उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उर्फ समझ में आता है कि नहीं आता सर, है ना। उर्फ का मतलब होता है एज नोन एज, ओके, मतलब मल्टीपल नेम्स होता है ना सर। तो एके यस एग्जैक्टली सर, है ना। तो ओके, तो आप क्या कह सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे ना तो कभी-कभी बदमाश को पकड़ा जाता है ना, बदमाश को पकड़ते हैं ना तो न्यूज़पेपर में उसके 3-4 नाम होता है सर, है ना। बबलू उर्फ़े पिंटू उर्फ़े मुन्ना सर, है ना, बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया सर, है ना। ये बहुत शातिर बदमाश है, इसने करीबन 100 बाइकों को चोरी किया था, नट बोल्ट निकाल के बेच देता था, टायर कहीं और बेचता था सर, है ना, समझे। तो मैं छोटा था ना, मैं देखता था कि यार एक ही बंदे के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं सर, समझे आपको, समझ में आया कि नहीं आया। बट ये बबलू, मुन्ना और ऐसे ही नाम होते हैं, पिंटू, बबलू, मुन्ना सर, है ना, बदमाशी। ओरिजिनल नाम उसको कभी नहीं डिक्लेयर करेगा कि मेरा नाम फलाडीन का है सर, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ़े जोना खान, ओरिजिनल नाम तो जोरा खान हुआ करता था एंड फिर मोहम्मद बिन तुगलक बन गया। उसने काकटिया को डिफीट किया था। काकटिया को डिफीट किया तो हरियर और बुक्का दोनों को किडनैप करवा दिया गया था सर, ठीक है। और दे वर एक्चुअली किडनैप्ड बाय तुगलक एंड दे वर सपोज्ड टू मेड वर्क फॉर मोहम्मद बिन तुगलक सर, है ना। तो दे वर एक्चुअली कन्वर्टेड एज़ वेल और फिर इनको तुगलक के अंडर में रहने की बोला गया कि यू कंट्रोल दिस रीजन ऑफ तेलंगाना एंड आल्सो द रीजन ऑफ द कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज। ओके, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हरियर एंड बुक्का डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक सर, समझे। तो ऐसा कहा गया है कि भाई तुगलक की गद्दी कमजोर हो गई थी 1334 के बाद, है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेके 1330 तक या 1334 तक कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स किए थे अलग-अलग प्रकार के। तो पहले ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करवाया, वो फेल हो गया। टोकन करेंसी लेके आया, वो फेल हो गया। खुरासान एक्सपीडिशन करवाया, वो तो कर ही नहीं पाया सर, है ना। फिर वो कुमाऊं रीजन में कराची में गया था, वहां से भी उसको मार पड़ती है सर, ठीक है। एंड फाइनली वो टैक्सेशन इन दोअब वाला ब्लंडर हो जाता है। तो इतनी सारी कहानियां इकट्ठी हो गई थी तो फाइनेंशियली कमजोर हुए एंड जब पूरी तरह से ये लोग कमजोर हो रहे थे तो तब इनके सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे सर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि हरियर एंड बुक्का विल बी रिवोल्टिंग अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये इसके अंडर में काम किया करते थे और यही दो भाइयों के द्वारा एक नए वंश की शुरुआत की गई जिसका नाम था संगम डायनेस्टी, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपको पहली तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सर एंड ये संगम डायनेस्टी नाम कैसे पड़ा है सर, है ना। तो द फर्स्ट डायनेस्टी संगम डायनेस्टी जिसकी फाउंडेशन 1336 में रखी जाती है। किसके द्वारा रखी जाती है, बेसिकली हरियर और बुक्का के द्वारा। क्यों रखी जाती है हरियर और बुक्का राय के द्वारा, क्योंकि ये दोनों महाशय मूलतः से काकटियास के अंडर में आने वाले छोटे सामंत थे। तुगलक ने इनको उठाया था और फिर उनको फिर यहाँ का लोकल लैंडलॉर्ड के रूप में इनको अथॉरिटी दी गई थी, बट दे वर फीलिंग इंडिपेंडेंट, दे वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस सर। और इनके एक लीडर हुआ करते थे सर, है ना, देयर गुरु कॉल्ड विद्यासागर सर, है ना। तो विद्यासागर करके जो गुरु थे उनसे ये आशीर्वाद लेते हैं एंड दे एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ विजयनगर सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इनके द्वारा द सिटी ऑफ विक्ट्री या विजयनगर की शुरुआत की जाती है और तुंगभद्रा के बेसिकली दोआब वाले रीजन के ऊपर सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है एंड द नेम विजयनगर वाज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ हिज गुरु एज वेल सर, है ना, समझे आप लोग। तो इस तरह से इसकी शुरुआत आपको मिलेगी संगम वंश की। अब देखिए संगम वंश तो सबसे पहला वंश था। संगम वंश के बाद भी ये डायनेस्टी कंटिन्यू रहती है फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 200 इयर्स, मतलब 200 साल तक तो आप देखोगे बहुत तगड़ा चलेगी सर। आफ्टर 200 इयर्स ये पूरी की पूरी विजयनगर एम्पायर जो है वो डिक्लाइन में चलती है। तो इसमें कोई एक डायनेस्टी रूल नहीं कर रही थी इतने लंबे समय तक। इसमें अलग-अलग आप देखोगे तो इंटरवल्स के ऊपर और 2-3 डायनेस्टीज पावर के ऊपर आएगी सर, ठीक है। तो पहले संगम डायनेस्टी थी, संगम को हटा के फिर आप देखोगे तो सलुआ डायनेस्टी आएगी। अब ये सलुआस कौन थे सर, है ना। तो इनकी पॉलिटिकल ट्रांजिशन अगर आप विजयनगर के अंदर समझेंगे अभी तो आपको पता चलेगा कि इनकी डायनेस्टीज में एक लिनियरिटी दिखेगी कि इन्हीं के ही ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इनके सामने बगावत कर देंगे सर, है ना। मंत्री हो गए या कैबिनेट में कोई होगा या चीफ ऑफ डिफेंस होगा, मतलब काइंड ऑफ आप देखोगे सेनापति हो गया सर, है ना। एंड इवेंचुअली दे विल बी रिवोल्टिंग एंड देन कमिंग टू पावर सर, है ना। या इनके कोई कजिन हो गए एक्सटर्नल वाले सर, है ना, दूर वाले, तो वो रिवोल्ट करवा देंगे सर। तो ये कहानी आपको बहुत दिखेगी सर, है ना। तो संगम के बाद सलुआ डायनेस्टीज आती है। सलुआज विजयनगर से अपने आप को रीएस्टैब्लिश करते हैं। ये वन ऑफ द लीस्ट टाइम पीरियड के अंदर ये लोग रूल करने वाले लोग होंगे। तो करीबन 1468 के आसपास का टाइम था, नहीं 1486 के आसपास का टाइम था प्रिसाइसली, व्हेन द सलुआज टुक ओवर द पावर फ्रॉम द संगम, है ना। बट दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड और फिर उनको उतला के फाइनली आप देखोगे तो तुलुआ डायनेस्टी आएगी सर। तो देन यू विल फाइंड द तुलुआज विल कम टू पावर सर, है ना। तो इनके फैमिली नेम्स थे, टाइटल्स हुआ करते थे, जैसे ये संगम के बारे में मैंने आपको बताया, इसी तरह की इनकी कहानी दिखेगी। ये 1509 के आसपास आया सर, है ना। और 1509 के बाद प्रिसाइसली आप पकड़ के चलिए तो ये करीबन 1542 तक पावर के ऊपर रहेंगे। ऑफिशियली तो 1565 भी कह सकते हैं, मैं 1542 कहता हूं, उसके पीछे का एक कारण है, अभी हम लोग उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। 1542 के, और ये तुलुआ डायनेस्टी थी जिसमें कृष्णदेवराय पावर के ऊपर है बाय द वे सर, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड कृष्णदेवराय बिलोंग टू दिस डायनेस्टी ओनली, और क्वेश्चन पॉलिटिकल हिस्ट्री से यहां से ही आता है और कहीं से नहीं आता है सर, ठीक है ना। तो आगे के जो राजा है उनके राजकीय इतिहास याद रखने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। कृष्णदेवराय ऐसा वाज जैसे अलाउद्दीन खिलजी वाज मार्केट रिफॉर्म्स ये वो फलाना ढिमका किया, मोहम्मद बिन तुगलक के हमने राजकीय इतिहास पढ़ा, वैसे कृष्णदेवराय का पढ़ना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनालिटी इन द विजयनगर एम्पायर सर, ठीक है। तो पॉलिटिकल से लेके कल्चरल उनका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा रहता है सर, है ना। बट होता यह है कि बिकॉज ऑफ द फैमिली इंट्रिग्स, फैमिली के अंदर इनके यहाँ लड़ाई हो रही थी, चर्चा हो रही थी, क्वारल चल रही थी और इसमें पावर स्ट्रगल के कारण ये तुलुआ डायनेस्टी कमजोर हो गई और तुलुआ डायनेस्टी के बाद फिर यहाँ फाइनल लास्ट डायनेस्टी आएगी जिसका नाम है अराइवडू डायनेस्टी सर, है ना। तो आपने राम राय का तो नाम सुना ही होगा सर, ठीक है। तो राम राय की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है और जिन्होंने जीएस में थोड़ा विजयनगर को पढ़ा है तो यू नो दैट कि ये जो महागठबंधन करने की जो चर्चा थी उनको बहुत भारी पड़ जाती है सर, किलिंग अपॉन, है ना। तो होता यह है कि 1542 के बाद विजयनगर के अंदर डायनेस्टी आती है अराइवडू डायनेस्टी सर, ठीक है। अरवेडू डायनेस्टी भी कहते हैं, अराइवडू डायनेस्टी भी कहते हैं। ये जो अराइवडू या अरवेडू डायनेस्टी जो है वो 1542 में ऑफिशियली नोमेनक्लेचर मतलब नाम मात्र में पावर के ऊपर आई थी। इसका अंत तो ऐसे तो 1565 में हो गया था क्योंकि 1565 में विजयनगर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था जब विजयनगर की लड़ाई हो जाती है आजू बाजू के राज्यों के साथ। उसको दक्कनी सुल्तान कहते थे सर, ठीक है। अब ये दक्कनी सुल्तान कौन है, तो शायद तक हमने आपको पिछले क्लास में बहमनी साम्राज्य को पढ़ा दिया था सर। आई हैड ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज द बहमनी
किंगडम। तो बहमनी जब डिसइंटीग्रेट हुए सर, है ना, तो बहमनीज गॉट डिसइंटीग्रेटेड, तो उनमें से बेसिकली साउथ के 5 अलग-अलग स्टेट्स उभर के आएंगे सर, जैसे हम लोग कहते हैं दक्कनी सुल्तान या दक्कनी सल्तनत कहते हैं। उनकी कॉन्स्टेंटली संगठन या इनकी लड़ाई जो थी वो विजयनगर के साथ चलती रहेगी सर, ठीक है ना। तो ये तालीकोटा करके जगह है, वहाँ पे इनकी लड़ाई होती है दक्कनी सुल्तान की विजयनगर के साथ, और फिर उसके बाद विजयनगर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और फाइनली आप देखोगे तो 1652 में ये एंड होता है। बट मैं कहूंगा कि 1565 के बाद विजयनगर की जो लॉस्ट ग्लोरी है वो चली जाती है और वो कभी वापस नहीं आएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो इसके लिए 1565 इज नोन एज अ डिसाइडिंग ईयर फॉर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। फिर इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, रायवेडू डायनेस्टी के और भी राजा आपको मिलते रहेंगे और 1652 तक ये लोग सर्वाइव करते हैं, बट इनके बाद इनका कोई रिलेवेंस नहीं रहता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि विजयनगर में ये 4 डायनेस्टीज कैसे आई, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से विजयनगर का फाउंडेशन रखा गया है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का कैसा योगदान रहा है सर, हरिहर और बुक्का का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, और ये चारों के चारों डायनेस्टीज। अब विजयनगर की जो इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट होगी जब आपकी यहाँ पे संगम डायनेस्टी और सोलवा डायनेस्टी थी, वो आपकी बहमनी राज्य के साथ होगी। सो द इनिशियल विजयनगर किंग विल बी फाइटिंग फॉर द डोमिनेशन विद द बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम क्यों? क्योंकि उसके बाजू में ही था सर। बट बाय द टाइम ऑफ द तुलवा डायनेस्टी कमिंग टू पावर, बहमनी किंगडम गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड उसमें से दक्कनी सुल्तान उभर के आए थे सर, दक्कनी स्टेट्स उभर के आ गए थे दक्षिण के। तो वहां से बेसिकली जब कृष्णदेव राय आएंगे तो उनकी लड़ाई इनके साथ ज्यादा हो जाएगी सर। तो आपने बैटल ऑफ दीवानी के बारे में सुना होगा, जहां विजयनगर के कृष्णदेव राय ने एक साथ बहुत सारे दक्कनी स्टेट्स को डिफीट किया था सर, है ना। और फिर लेटर ऑन फिर ये दक्कनी स्टेट्स वहां ठगबंधन करते हैं और ठगबंधन करने के बाद फिर उनको डिफीट करवाया जाता है विजयनगर को। उसमें कहानी ये भी है कि रामराय जो करके राजा थे रायवेडू वंश के या मंत्री हुआ करते थे मूलतः से, रामराय ने थोड़ी गेम कर दी थी एंड वो गेम ऐसी थी कि वो अंदर अंदर खिलाते रहते थे, खेला होवे करते थे सर, तो उनको मजा आती थी सर, ही वाज एंजॉयिंग कि यहाँ की जो दक्कनी स्टेट्स अंदर अंदर फाइट कर रहे हैं। एक दिन ये स्टेट्स ने अपने इंटरनल डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर दिया, फिर कहा कि हमको लड़ा कौन रहा था, पता चला कि विजयनगर के मंत्री लड़ा रहे हैं हमको सर, ठीक है। तो फिर तो बंटाधार होना ही है आपका सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो कभी कभी होता है ना कि आप क्या क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार से जियोपॉलिटिकल गेम कर रहे हैं तो फिर यू नीड टू सिक्योर योर फ्रंटियर्स एज वेल, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका दुश्मन है और उसका भी दुश्मन है, वो कभी ना कभी दोस्त बन जाएंगे सर, आपके अगेंस्ट में आपको ही यूज कर देंगे सर, है ना। तो ये हुआ विजयनगर के साथ, तो ये दर्शाता है कि वी नीड टू एक्ट स्मार्ट, है ना। चलिए, तो ये इतिहास समझ में आ गया आपको विजयनगर की कहानी क्या चलती है सर, है ना। तो ये 4 डायनेस्टी है, मैंने आपको बताई कि क्या क्या स्टोरी रहती है इसकी और ये कैसे पावर के ऊपर आया सर, ठीक है। तो विजयनगर की मूल तरह से जो लड़ाई थी ये दक्कनी सुल्तान के साथ तो बहुत बाद में शुरू हुई, पहले शुरू होती है बहमनियों के साथ। बहमनी कौन थे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया पिछले क्लास में। विजयनगर और बहमनी एक्चुअली दोनों कंटेम्पररी पीरियड में इंडिपेंडेंट हुए सर, है ना। ये इंडिपेंडेंट होते हैं 1347 के आसपास और ये इंडिपेंडेंट होते हैं 1336 के आसपास सर, है ना। तो ऑलमोस्ट 10 एक साल का फर्क था और ये दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के पीछे का ही कहानी आपको मिलेगी सर, है ना। नहीं 1336 और 1347 का पीरियड है, मतलब 10 साल का डिफरेंस आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना। चलिए, नई बाटली आई है सर, दिख रही है आपको सर, है ना, मस्त बढ़िया बाटली आई है, पर ये छोटी बाटली है तो इसमें तो मेरे आधे कप में ही सब कहानी खत्म हो जाती है, पर इसमें आधे कप में ही सब कुछ निपट जाता है सर, है ना। दो 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 ढाई ग्लास ज्यादा से ज्यादा पानी आता होगा सर, उससे ज्यादा तो मैं ऐसे ही पी जाता हूँ सर। चलिए चलिए, ठीक है ना, ऑल ब्लैक है अपना। तो कहानी क्या चल रही है सर, कहानी चल रही है विजयनगर के बारे में सर, है ना। अब देखिए विजयनगर के सोर्सेज के ऊपर चले जाते हैं, लेट्स गो टू द सोर्सेज ऑफ विजयनगर कि विजयनगर में हमको किन किन ऑथर्स के द्वारा क्या क्या चीजें पता चलती है सर, ठीक है। और विजयनगर में कौन से सोर्सेज हमको मिले हुए हैं। अब देखिए विजयनगर में 2 प्रकार के सोर्सेज, एक तो है लिटरेरी सोर्सेज और दूसरे है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में 2 प्रकार के सोर्सेज है, एक तो लोकल सोर्सेज है और दूसरे फॉरेन सोर्सेज आते हैं सर, ठीक है। इसमें लोकल सोर्सेज में भी आप देखोगे तो एक रिलीजियस सोर्सेज आएंगे और एक सेक्युलर सोर्सेज आएंगे सर, है ना। फॉरेन में जनरली वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रिलीजियस एंड सेक्युलर, क्योंकि बंदा एक नए ही ऑब्जेक्टिव या एक नई ही पर्सपेक्टिव से भारत में आया होता है, कभी भटक के आया होता है, तो उसके अनुभव कुछ अलग ही पॉइंट से हमको यहाँ से ध्यान में आ जाता है सर, ठीक है। अब जितने भी लोकल सोर्सेज थे इसमें आपको 3-4 बेसिकली क्या कह सकते हैं कि सोर्सेज दिखेंगे जहाँ पे विजयनगर को हम लोग याद रखते हैं सर, ठीक है। खास करके अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो कृष्णदेव राय खुद इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इन द लोकल सोर्सेज कृष्णदेव राय रोट हिमसेल्फ अ बुक कॉल्ड एज अमुक्तमाल्यदा सर, है ना। तो अमुक्तमाल्यदा करके किताब हुआ करती थी जो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी एंड उसमें उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कमेंट की थी कि विजयनगर, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, तेलुगु लिटरेचर की किताब थी, तो इस समय के दौरान तेलुगु लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है। तो ओरिजिनल लैंग्वेजेस का एक टॉपिक हमारा बाकी, हमने फैक्टर्स देख लिए थे पर रीजनल लैंग्वेजेस का वो फैक्ट बाकी था सर, है ना। तो मैं आपको स्लाइड्स में डाल दूंगा, एक दिन आप पढ़ लीजिएगा, मैं ओवरव्यू भी दे दूंगा, पर आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जहां से प्रश्न बनता है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन है सर, है ना। मैंने उसका कारण बता दिया था आपको, अब जो उसके अंदर की जो माहिती है या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यहाँ बंगाली लिटरेचर में इतना डेवलपमेंट हुआ, गुजराती लिटरेचर में इतना, ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से सर, ठीक है। कृष्णदेव राय की आपको कहानी दिखेगी। दूसरा क्या हुआ कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 दिग्गज बैठा करते थे, अष्टदिग्गज कहते हैं सर, है ना। ये जो अष्टदिग्गज हुआ करते थे इनके द्वारा भी साहित्य लिखा गया था, दे हैड आल्सो रिटन द लिटरेचर, ओके। तो इनके लिटरेचर की ट्रेडिशंस भी हमको हेल्प करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, ओके, मतलब इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर, ओके। इसमें आपके तेनाली रामा भी हो गए हैं और भी ऑथर्स आपको मिल जाएंगे सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो यू विल फाइंड कि ये कहानी भी आपको यहाँ से मिलेगी। तीसरी यहाँ पे एक क्वीन हुआ करती थी विजयनगर डायनेस्टी में, गंगा देवी करके सर, ठीक है। तो उनकी भी आपको एक किताब दिख जाएगी सर, है ना। सो यू विल फाइंड द क्वींस आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द लिटरेरी साइड, और उनके कंटेम्पररी राजा हुआ करते थे आजू बाजू के किंगडम्स वाले सर, है ना, वो भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे सर, है ना। तो यू विल फाइंड मल्टीपल ऑथर्स जो विजयनगर के लिटरेरी ट्रेडिशंस पे लिखते हैं। उसी तौर के ऊपर विजयनगर के अंदर फॉरेन ऑथर्स भी लिखेंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल फॉरेन ऑथर्स विल बी राइटिंग अबाउट विजयनगर, राइट सर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमको यहाँ मिल जाते हैं जो विजयनगर के बारे में हमको बताते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमको कॉपर प्लेट्स के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वी कम टू नो अबाउट द लैंड ग्रांट्स गिवन बाय द किंग हिमसेल्फ, ओके सर, समझे। तो 3-4 जगह आपको दिखेगी, जैसे श्रीरंगम करके एक जगह है सर, है, तमिलनाडु वाले रीजन में, वहां से आपको कॉपर प्लेट्स के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं सर, ठीक है। या अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको बागा पेलसी करके एक जगह दिखेगी सर, है ना। सो यू विल फाइंड मल्टीपल नेम्स, ऐसे लिख सकते हैं, श्रीरंगम करके जगह है जहां पे फिर टेंपल्स भी बनवाए गए थे, या बागा पेलसी करके जगह है, व्हिच आर ऑल द प्लेसेस जहां पे हमको इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता चल रही है सर, ठीक है। और इसमें अलग अलग डायनेस्टीज की पता चलती है सर, ठीक है ना। जैसे एक लैंड ग्रांट का इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है ब्रितगुना सर, है ना। सो ब्रितगुना जो इंस्क्रिप्शन है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें मैंने संगम डायनेस्टी के संगम राजा बताया ना सर, ये संगम किंग और उसके 5 लड़के सर, है ना, 5 ब्रदर्स, उसकी कहानी, और उसमें से ही 2 भाई हरिहर और बुक्का की कहानी जो मैंने अभी आपको बताया ओरिजिन के बारे में सर, है ना, उसकी कहानी लिखी गई है सर, है ना। लैंड ग्रांट्स को किस तरह से साम्राज्य डिवाइड करके दिया था संगम राजा के द्वारा।
तो इससे इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री हमको पता चलती है सर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब मेरा मानना यह है कि आप 2-3 जगहों के नाम याद रख सकते हो। जैसे बृहत्गुना इंस्क्रिप्शन जो है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि उससे संगम की ओरिजिन पता चलती है सर, ठीक है। बागापेलेसी इंस्क्रिप्शन जो है वो हरियर के द्वारा दिया गया बेसिकली इंस्क्रिप्शन। हरियर वाज वन ऑफ द फर्स्ट किंग्स ऑफ विजयनगर डायनेस्टी सर, है ना? हरियर एंड बुक्का ये दोनों भाई हुआ करते थे ना सर, गेटिंग माय पॉइंट? तो एटलीस्ट 2-3 नाम तो याद रखिए, है ना? समझे सुजीत? क्योंकि अगर आप ओरिजिन के बारे में लिखोगे और ओरिजिन के ऊपर अगर आपको सब्सटेंशिएट करना होगा तो यू नीड टू गिव द फैक्ट्स एज़ वेल ना, आपको फैक्ट्स भी देनी पड़ेगी ना दोस्त, समझे आप लोग? ओके। तो ओरिजिन में तो ये 2-3 इंस्क्रिप्शंस आपके लिए काम में आते हैं, आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या-क्या कहानी इसके अंदर से चलती है। अब ये ओरिजिन इनका हुआ और इनके अंदर ये 4 डायनेस्टीज़ आई। कौन सी डायनेस्टीज़ आई? संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, पुलवा डायनेस्टी एंड अरावैड डायनेस्टी। उसमें मैक्सिमम फॉरेनर्स जो आए वो पहले 3 डायनेस्टीज़ में आ गए सर। कुछ-कुछ फॉरेनर्स ऐसे थे भटके हुए जो 1600s के पीरियड के बाद आएँगे सर, पर वो बहुत कम लिखेंगे विजयनगर के बारे में सर, है ना? समझे आप लोग? तो विजयनगर की पॉलिटिकल और उनकी कंटेम्परेरी हिस्ट्री को समझने के लिए फॉरेन ट्रैवलर्स का योगदान बहुत बड़ा है और इसके कारण ही यूपीएससी ने आपको यहाँ 1 नहीं 2 नहीं पर 3-3 दफा क्वेश्चन यहाँ फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर से पूछे हैं। और क्या-क्या क्वेश्चन पूछे हैं सर, है ना? कि कंटेम्परेरी सोर्सेज़ के ऊपर इनकी एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम के ऊपर बात करिए सर। इसके ऊपर मैं आऊँगा शांति से जब मैं कल आपको इसकी इकोनॉमी के बारे में बताऊँगा। आज हम लोग फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा विजयनगर में क्या-क्या चीज़ें लिखी गई है और कौन से व्यक्ति ने क्या-क्या चीज़ें लिखी है, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक-एक करके उन सबको हम लोग चर्चा में लेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे, राइट सर? ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले लिस्ट दे देता हूँ। आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स हू विजिटेड विजयनगर इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड। अलग-अलग टाइम पीरियड में कौन आया सर, है ना? क्योंकि आप क्रोनोलॉजी समझिए मान्यवर सर, है ना? मान्यवर ही कहते थे ना सर, ठीक है ना? चलिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक-एक करके बेसिकली क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए तो ज़्यादा मान्यवर एक्चुअली वो कपड़े की दुकान भी है ना सर, ठीक है? तो मैं कल ही यहाँ एक रोड है सीजी रोड सर, है ना? वहाँ से निकला था कल शाम को, मैं देख रहा था, फिर मेरे को वो क्लिक भी हुआ। मैंने बोला यार ये तो कपड़े की दुकान है सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ, हाँ, यस एक्ज़ैक्टली सर, है ना? कपड़े की दुकान है। मैंने कहा ये डायलॉग तो मैंने कहीं और सुना था सर, है ना? तो मेरे को कल पता चला सर, ठीक है? आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट ये कपड़े की दुकान भी है ऐसी सर। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो कहानी क्या है? फॉरेन ट्रैवलर्स कौन-कौन आया सर? और किस-किस समय के दौरान आते हैं? इन दोनों पॉइंट से आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि भई हू आर द फॉरेन ट्रैवलर्स हू केम टू द विजयनगर एंड किस-किस पीरियड में आए सर, है ना? तो सबसे पहले आता है निकोलो कोंती सर। ये निकोलो कोंती एक्चुअली विजयनगर के साथ-साथ बहमनी स्टेट के अंदर भी चक्कर मारेगा सर, समझे आप लोग? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? एंड यू विल फाइंड कि इसके कारण इसको दोनों पीरियड में कंटेम्परेरी कंसीडर किया गया है। ये जब आया तब बहमनी राज्य भी एक्जिस्ट किया करता था और वो वहाँ पे भी चक्कर मारेगा सर और दूसरा विजयनगर स्टेट भी एक्जिस्ट किया करता था, वहाँ से भी मिल जाएगा सर, ठीक है? इनिशियली ये इटली से आया होता है, वेनिस वाले रीजन से आता है और इन्होंने अपने मेमोरीज़ को शेयर किया था, तो ये भी इतिहास के बारे में लिखेगा कि विजयनगर में ये फलाना ढिमका हो रहा है, फलाना ये सब चीज़ें चल रही है सर, ठीक है? ये आता है अर्ली पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी में या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 15th सेंचुरी में, मतलब 1420 के आस-पास का पीरियड हम लोग टेंटेटिवली लिख सकते हैं, जब विजयनगर थोड़ा मैच्योर स्टेज में चला गया था सर, गेटिंग माय पॉइंट? समझे आप लोग? ठीक है ना? So Kunti was one of the earliest travelers who came to the court of Vijayanagar. This was also the period where the Sangam dynasty was on the climax period, sir, है ना? तो संगम डायनेस्टी में देवराय करके एक राजा आपको दिख जाएंगे सर, है ना? उनके पीरियड में ये आया होता है, देवराय 2 करके राजा आपको दिखेंगे सर। उनके पीरियड में कुंती आया होता है और कुंती ने काफ़ी चीज़ें इनफैक्ट एक्सप्लोर की थी और उसने बताया था कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है सर, ठीक है? कुंती के इमीडिएटली बाद विजयनगर में जो दूसरा ट्रैवलर आता है वो है अब्दुल रज़ाक सर, है ना? अब अब्द उर रज़ाक करके जो व्यक्ति आता है ये सेंट्रल एशिया से आता है, समरकांड से आता है सर, ठीक है? और इसके लिए इसका नाम भी अगर आप देखोगे तो अब्दुल रज़ाक समरकांडी होगा सर, है ना? समझे आप लोगों के? तो जैसे मैं अहमदाबाद से कहीं गया हूँ, है ना? तो फिर मेरा नाम प्रतीक नायक अहमदाबादी, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो वैसे ही आप मुंबई से होंगे तो भई बम्बईया सर, है ना? समझे आप लोग? ओके। तो हिमांशु बम्बईया, ओके। तो वैसी कहानी आपको मिल जाएगी। तो ये अब्दुल रज़ाक समरकांड से आया था, इसके लिए इसका नाम भी पड़ गया है अब्दुल रज़ाक समरकांडी, ओके। ये भी देवराय 2 के पीरियड में ही आया होता है, संगम डायनेस्टी के पीरियड में ही आया होता है। सर मैं आपको ब्लॉक अप करके आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती है सर, ठीक है? एंड इनके द्वारा भी विजयनगर के द्वारा लिखा गया, ये करीबन 1440s के पीरियड में आया था, 1440 के दशक के अंदर ये वहाँ से आए होते हैं सर, ठीक है ना? एंड ही विल बी कैटेगराइजिंग मल्टीपल थिंग्स अबाउट द सिटी ऑफ विजयनगर की क्या-क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रही है, व्यापार कैसे चल रहा है सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखेगा सर अब्दुल रज़ाक समरकांडी। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि ये जब संगम डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा था, 1480s का पीरियड आ रहा है, 1470s का पीरियड आ रहा है सर, ठीक है? उसके बाद आपको तीसरा यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट ट्रैवलर दिखेगा जिसका नाम था निकितीन सर, है ना? ये निकितीन जो है ये रशिया से आया होता है, मतलब आप देखिए कि यू सी द वैरायटी ऑफ पीपल विजिटिंग दिस रीजन ऑफ विजयनगर, मतलब एक सेंट्रल एशिया समरकांड से आया है, उज़्बेकिस्तान वाले रीजन से, एक यूरोप से आया है, इटली से सर, वेनिस वाले रीजन से सर और वेनिस से एक्चुअली आप देखोगे तो इसके पहले मार्को पोलो भी आ चुका था सर, है ना? तो मार्को पोलो के बाद ये दूसरा इटालियन है जो डायरेक्टली इंडिया के साथ टच करता है सर, गेटिंग माय पॉइंट? समझे? एंड देन यू विल फाइंड कि ये व्यापारी था, ये व्यापारी के रूप में भारत में आया और वो भी विजयनगर को टच करेगा। अब सबके सब डायरेक्ट विजयनगर के कोर्ट में नहीं आएंगे सर, है ना? पहले उतरेंगे गुजरात में या दे विल बी कमिंग टू मैंगलोर और दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स गोवा रीजन या सम विल गो टू कैलिकट एज़ वेल क्योंकि कैलिकट उस टाइम पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता था भारत से बहुत सारी चीज़ों को, इसके लिए तो पोर्चुगीज़ भी यहाँ पे आए थे सर, है ना? वो घूमते-घूमते विजयनगर में गए होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि रातों-रात ये लोग सीधा आए उतर के, है ना? आसमान से टपके और खजूर पे लटके वाली कहानी आपको नहीं दिखेगी सर, है ना? बट या तो पहले 3 आपको फॉरेनर्स यहाँ से दिखेंगे जो 1470s के पीरियड के पहले आपको मिल जाएंगे। ये 1420s में आया सर, है ना? खाली टाइम फ्रेम याद रखिएगा, ये 1440s में आता है और ये 1470s के पीरियड में भारत में आपको दिखेंगे सर, है ना? ये 3 के बाद आप देखिए 1500s का पीरियड आया और 1500s के बाद आपको भी जानकारी होगी कि भारत में फॉरेनर्स की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सी रूट को डिस्कवर किया गया था बाय द पोर्चुगीज। खैर सी रूट पहले से डिस्कवर था पर बीच में लोग रास्ता भटक गए थे तो फिर से रीडिस्कवर हुआ था सर। अब पोर्चुगीज के आगमन के बाद क्या भारत में और भी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे सर? गेटिंग माय पॉइंट? समझे? सो होता क्या है कि आफ्टर 1500 देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स, समझे? इसमें ज्यादातर यूरोपियन सब ज्यादा होंगे सर और यूरोपियंस में 2 लोग उस टाइम पे वर्ल्ड को डोमिनेट करते थे, स्पेनिश, पोर्चुगीज और साथ-साथ कुछ-कुछ रीजन में इटालियंस भी दिखेंगे। क्योंकि इटालियंस बेसिकली क्या होता था कि अगर आप वर्ल्ड का मैप को थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी दुनिया के नक्शे के बारे में सर, है ना? तो जैसे यहाँ से ये भारत है और फिर भारत को हम लोग क्रॉस करके यहाँ से ये अरेबियन पेनिनसुला को ये नॉर्थ अफ्रीका क्रॉस करके यूँ चले जाएंगे सर, ठीक है? तो यहाँ पे आपका यूरोप आ जाता है सर, है ना? राइट सर? तो यूरोप में होता क्या था कि ये वाला जो रीजन है इसमें यूरोपियंस के अंदर क्या कहते हैं कि इटालियंस बहुत डोमिनेट करते थे। ये अपना इटली है सर, है ना? तो इटली का भाई इटली है अपना सर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। एंड देन ये अपना नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन सब आ जाता है। तो इटालियंस यूज्ड टू डोमिनेट दिस रीजन। पोर्चुगीज और स्पेनिश जो थे वो यहाँ पे डोमिनेट किया करते थे, राइट सर? ठीक है। तो इटालियंस भी काफी सारे भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे और इटालियंस की लॉन्ग हिस्ट्री भी रही है सर, है ना? तो 1500s के बाद इमीडिएटली आपको पोर्चुगीज एंट्री दिखेगी। पोर्चुगीज में वास्को डी गामा और बहुत सारे लोग आए। पर वो विजयनगर के अंदर कौन-कौन गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको एक इटालियन दिखेगा जिसका नाम है वार्थेमा।
ये वार्थेमा करीबन 1504 के बाद वाले पीरियड में, मतलब 1500 के बाद वाले पीरियड में ये महाशय भारत के अंदर आएगा। ये कैम्बे आता है, मतलब गुजरात में आएगा, एंड आफ्टर दैट ही गोज टू दी बीजापुर किंगडम। बीजापुर के अंदर आदिल शाही वंश हुआ करता था दक्कनियों का, वहां चक्कर मारेगा, एंड देन फाइनली ही गोज टू विजयनगर सर, समझे आप लोग। तो विजयनगर और फिर वहां से केरला बेरला की जानकारी देता है कि यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो फलाना हुआ, ढुमका हुआ सर, ठीक है। वार्थेमा के बाद एक सीक्वेंस चालू होती है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि अब कंटिन्यूअसली फॉरेनर्स की संख्या बढ़ेगी और पोर्चुगीज आ चुके हैं। अब देखिए कहानी क्या चलती है विजयनगर के अंदर। जब विजयनगर का फाउंडेशन हो रहा है और विजयनगर के अंदर तीसरी डायनेस्टी पावर के ऊपर आई थी तुलुवा वंश, ये वो टाइम है जब पोर्चुगीज अपने क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचने की शुरुआत कर रहे हैं। प्रॉब्लम उस टाइम पे ये हो रहा था कि जब पोर्चुगीज आ रहे हैं, पोर्चुगीज यहाँ पे कैलिकट के अंदर एस्टैब्लिश हो चुके हैं और पोर्चुगीज को बोला गया है कि आपको यहाँ पे अपना व्यापार को बढ़ाना है, यू आर सपोज्ड टू एक्सपांड योर ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग करना है भारत में, क्योंकि वही कॉलोनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था पूरी दुनिया में। तो ड्यूरिंग दिस कंटेम्परेरी पीरियड विजयनगर वाज आल्सो फेसिंग अ थ्रेट ऑफ द दक्कनी स्टेट्स। तो पोर्चुगीज को समझ में आ गया कि अगर हम लोग विजयनगर के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो हम दक्कनियों को डिफीट कर सकते हैं सर, है ना। और पोर्चुगीज को ये भी फायदा था कि दक्कनियों ने बहुत सारे समुद्र किनारे के रास्ते पकड़े हुए थे। अब जैसे गोवा पकड़ लीजिए सर, गोवा वाज वन सच रीजन जो पोर्चुगीज चाहते थे कि उनके हाथ में होने चाहिए। दैट वाज कैप्चर्ड बाय वन ऑफ द दक्कनी स्टेट्स। बीजापुर करके जो स्टेट हुआ करता था उसके अंडर में था गोवा। तो पोर्चुगीज ने विजयनगर के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, क्योंकि विजयनगर और दक्कनियों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो 1508 1509 के बाद आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो कंटिन्यूअसली आपको विजयनगर के अंदर पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन का और पोर्चुगीज ऑफिशियल्स इन द फॉर्म ऑफ एम्बेसडर्स आपको दिखेंगे सर। गेटिंग पॉइंट। ये क्यों दिखते हैं उसके पीछे का कारण ये है कि पोर्चुगीज वांटेड टू सिक्योर द हेल्प ऑफ द विजयनगर इन अ डिप्लोमेटिक वे। विजयनगर आल्सो रियलाइज्ड कि अब पोर्चुगीज से हम कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ले सकते हैं, सीख सकते हैं, तो व्हाई टू अवॉइड दैट सर, समझे आप लोग, है ना। गेटिंग पॉइंट। सो दिस इज हाउ ये दोनों के लिए क्विड प्रो क्वो कंडीशन था और फिर डिप्लोमेटिक एक्सचेंज होते हैं। तो 1509 के बाद एक साइड के ऊपर कृष्णदेव राय पावर के ऊपर आए सर। बाय 1509 कृष्णदेव राय विल कम टू पावर एंड देन यू सी द पोर्चुगीज एम्बेसडर्स गोइंग टू द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। उसमें आपको मिल जाएंगे डोमिनिगो पेस, या सॉरी दुआर्ते बारबोसा। सबसे पहले तो दुआर्ते बारबोसा दिखेगा सर। गेटिंग पॉइंट, है ना। तो यू विल फाइंड द फर्स्ट पर्सन, वन ऑफ द अर्लीस्ट पोर्चुगीज एम्बेसडर्स के रूप में ये जाता है दुआर्ते बारबोसा, और ये विजयनगर के बारे में कहानी लिखेगा, ये हाईलाइट करेगा कि क्या क्या कहानी है यहाँ से और किस तरह से यहाँ से स्टोरी चल रही है, राइट सर, ठीक है। दुआर्ते बारबोसा के बाद पोर्चुगीज एंट्री चालू रहती है और यहाँ पे एक और आपको दिख जाएंगे डोमिनिगो पेस। डोमिनिगो पेस भी विजयनगर के बारे में हाईलाइट करेंगे कि भाई यहाँ कैसी सिस्टम चल रही है, क्या क्या चल रही है, इरिगेशन के बारे में लिखता है और कहाँ तक लिखता है कि यहाँ पे कॉटन की क्या कंडीशन है। ये प्रश्न आया था ना आपको सर, अभी हमने क्वेश्चन देखा ना प्रीवियस के अंदर कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन। एक्चुअली दिस इज रिटन बाय डोमिनिगो पेस। डोमिनिगो पेस एक्चुअली राइट्स अबाउट द इरिगेशन सिस्टम और वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे ग्रेन्स यहाँ पे उगाए जाते हैं जहाँ पे क्रॉपिंग अच्छा चल रहा है सर, है ना, स्कैरसिटी वेसिटी नहीं है, ये सब चीजें बताने की कोशिश की है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। देन यू विल फाइंड वन मोर गाय जो उस समय के दौरान अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे विजयनगर के बारे में लिखेगा, जिसका नाम था गार्सिया डी ओर्ता सर। ये गार्सिया डी ओर्ता एक्चुअली आप देखिए तो सीधा सीधा विजयनगर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था एज एन एम्बेसडर, बट ही वाज मोर ऑफ अ रिसर्चर सर, है ना। और रिसर्चर का मतलब ये है कि उसको डायमंड का बेसिकली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। और विजयनगर उस समय के दौरान क्या हुआ था कि वो सिटी ऑन गोल्ड माइन, मतलब आप देखिए सुवर्णगिरी के जो माउंटेन है और फिर वहां पे आपकी गोलकोंडा की डायमंड माइन है सर, है ना। तो उसके बारे में सर, है ना। तो ही हैड मोर इंटरेस्ट। और दूसरा क्या था कि इसको रिसर्च करना था खास करके भारतीय दवाई पद्धति के बारे में। तो जो जो क्या कह सकते हैं अपनी जो मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हर्ब्स होती है, जड़ी बूटियां होती है सर, है ना, उसके ऊपर से। तो इसने भारत में फिर सेटलमेंट किया। तो ही सेटल इन गोवा ओनली, गार्सिया डी ओर्ता। और ये गोवा में रह के ही फिर उसके बाद भारतीय दवाई पद्धति के ऊपर, ये पोर्चुगीज ओरिजिन से बना था। इसने भी विजयनगर के बारे में लिखा और उसने लिखा कि विजयनगर से क्या क्या व्यापार हो रहा था और ये दवाइयां मुझे कैसे मिल रही है, डायमंड्स कहां से आ रहे हैं सर, ठीक है ना। तो ही वाज आल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पर्सन्स हु रोट अबाउट विजयनगर। ओर्ता के बाद आपको दिखेगा नूनीज, वही नूनीज जो इस बार काफी बच्चों को प्रीलिम्स में डस गया था सर, है ना, कि फर्नियाओ नूनीज करके एक और पोर्चुगीज ट्रैवलर था जो 1537 के आसपास के पीरियड में आया था सर, ठीक है। एंड फर्नियाओ नूनीज ने इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत लोगों को काटा है सर, क्योंकि इसने वुमेन के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया था कि भाई विजयनगर में स्त्रियां किस प्रकार से कार्य कर रही है सर, ठीक है। एंड वुमेन वर वर्किंग एज रेसलर्स एंड वुमेन वर वर्किंग एज बेलीफ एंड जज एंड अकाउंटेंट एंड कुक एंड मेड्स एंड डांसर्स, मतलब कंप्लीट लिबर्टी टू वुमेन की, आप अपने हिसाब से जो भी पसंद आ रहा है सर, है ना। आपका सूथ सेयर्स या फॉर्चून टेलर्स, है ना, आप भविष्यवाणी कर रहे थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, समझे। तो यू विल फाइंड कि वो नूनीज आता है, वो नूनीज भी लिखता है। नूनीज तो बहुत लंबी कहानी लिखता है और वो बताता है कि भाई क्या क्या कहानी रहती है विजयनगर के अंदर, राइट सर, ठीक है। और नूनीज के बाद आप फाइनली अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे एक और आपको इटालियन दिखेगा सर, है ना, जिसका नाम था सीजर फेडरिक सर, है ना। तो नाम ही है सीजर। सीजर देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि ये भी विदेशी मूल का व्यक्ति है। एंड ही आल्सो रोट अबाउट द विजयनगर सर, है ना। ये तालीकोटा के बाद आता है। तालीकोटा हुई 1565 में, जहां पे इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया सर विजयनगर का। उसके बाद आएगा और वो बताता है कि अब जो विजयनगर पुरानी वाली कहानी है वो नहीं रही है और यहाँ पे कहानी बदल जाती है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे। तो ये इतने फॉरेनर्स थे जो विजयनगर में प्रॉपर आके लिख रहे हैं सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। और ये अलग अलग टाइम जोन में आए होते हैं सर। कोई अर्ली 1500s में आए हैं। ये जितने भी लोग आए हैं दे हैव कम समवेयर इन बिटवीन द पीरियड, हम लोग लिख सकते हैं 1530 से लेके या 1510 से लेके 1540 तक के पीरियड में लिख सकते हैं और ये 1560s के पीरियड में लिख सकते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, समझ में आया आपको। तो आप है ना इस तरह से कैटेगराइज करवाइए सर, है ना, टॉपिक्स को, और कैटेगराइज करवा के आपको फॉरेनर्स की लिस्ट पहले बनवा दीजिए। अब इसके सिवाय और भी आए हैं, ये तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ज्यादातर ऑथर्स ने यहाँ पे लिखे हैं, उन सबका मैं इधर उधर करके मैं डाल रहा हूँ सर, समझे। अब कुछ कुछ लोग अगर आप देखोगे तो बहमनी स्टेट में आए होंगे, जैसे फरिश्ता करके एक ऑथर था। फरिश्ता 17वीं सेंचुरी से बिलोंग करता है जब विजयनगर फाइनली डिक्लाइन चला गया था। और फरिश्ता ने बेसिकली भारत में जो इस्लामिक किंगडम्स है या सल्तनत से लेकर शुरुआत करी, अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में वो लिखने की शुरुआत करता है फरिश्ता। और उस समय के दौरान फरिश्ता ने विजयनगर के ऊपर भी कंटेम्पररी हिस्ट्री लिखी है सर, बट ही नेवर विजिटेड, क्योंकि बाय द टाइम ही केम टू इंडिया 17वीं सेंचुरी के मिड तक आते थे, मतलब 1600 के बाद, तो विजयनगर का पुराना इतिहास नहीं रहा था सर, गेटिंग पॉइंट। तारीख फरिश्ता करके किताब लिखी थी, उसमें उसने थोड़ा बहुत विजयनगर के बारे में मेंशन किया था। बट ये जितने लोग हैं दे आर नोन एज कंटेम्पररी सोर्सेज। कंटेम्पररी सोर्सेज का मतलब समझ में आया सर, है ना, कि ये सबके सब समकालीन हुआ करते थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब यहाँ से आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा सर, है ना। आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और किस तरह से पर्शिया से आया था। फरिश्ता केम फ्रॉम पर्शिया, ईरान से आया होता है सर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से दो बार इसने जनरल क्वेश्चन पूछे। जनरल क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर, है ना। फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में लिखिए, उन्होंने उनको इवैल्यूएट करिए, उन्होंने विजयनगर के बारे में क्या लिखा है सर, ठीक है। मेरी गट फीलिंग कह रही है अगली बार स्पेसिफिकली पोर्चुगीज के ऊपर पूछेगा और पूछेगा कि राइट डाउन ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड द रोल प्लेड बाय द पोर्चुगीज एमिसरीज इन द कोर्ट ऑफ विजयनगर। समझ में आया, समझे नहीं समझे।
तो फिर उसके बाद आपके घर में चालू हो जाएंगे कि हाय हाय दैया सर, हाँ आप क्या करें सर, गेटिंग अपॉन, समझे कि नहीं समझे। तो देखो 2 बार इसने पूछे, ये दोनों के दोनों बार जनरल पूछ दिए गए हैं। ये 2020 में आया था ये प्रश्न, और ये 2016 या 17 में था सर, उसी की लाइन सीक्वेंस में मैंने डाले हुए क्वेश्चन। तो ये 16-17 में था और ये 20 में था। ये दोनों इसमें इवैल्यूएट द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट, पूछा 10 मार्कर में सर, है ना, मतलब आपके साथ छेड़खानी की यूपीएससी ने। छेड़खानी समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसको तो ज्यादा पूछना चाहिए था, पर यूपीएससी कहता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, हमको भी पता है, बट वी डू नॉट वांट कि आप ज्यादा इसमें फेंका-फेंकी करें सर, समझे। तो कंसाइज रहिए, प्रिसाइज रहिए, और कुछ-कुछ नामों को इनमें से अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा सर, समझे कि नहीं? गेटिंग अपॉन, कुछ-कुछ नामों को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नाम बताने के लिए मैंने आपको सब दिए हैं, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है कि स्पेसिफिकली पोर्चुगीज ट्रैवलर्स के ऊपर से क्वेश्चन आएगा सर। समझ में आया कि नहीं आया? और उनके वैल्यूएबल पॉइंट्स के ऊपर से क्वेश्चन आएगा सर, है ना, गेटिंग अपॉन। तो पहली लिस्ट समझ में आ गई आपको, सीक्वेंस अलग-अलग डायनेस्टीज में। तो आपको आइडिया रह जाना चाहिए कि कब-कब आए थे, और ये उसके कंटेम्पररी में आए थे सर। पोर्चुगीज ज्यादातर जब आते हैं तब आपकी तुलुवा डायनेस्टी कंटेम्पररी में हुआ करती थी। तुलुवा डायनेस्टी क्यों कंटेम्पररी थी? क्योंकि ये कृष्णदेव राय के आगे पीछे की डायनेस्टी, मतलब ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो संगम डायनेस्टी और सुलुवा डायनेस्टी दिखेगी सर, गेटिंग पॉइंट। और फेडरिक जब आ रहा है तब कौन सी थी? आपकी अराइवेडो डायनेस्टी थी। तो इससे क्या होता है कि आपकी कंटेम्पररीनेस बन के आती है। तो वो बंदा अगर फेडरिक आके ये लिख रहा है कि विजयनगर बहुत मालदार था और मेरे को तो मौज आ गई, तो समझ के रखिएगा कि उसको किसी ने तुरंत दिया था सर, गेटिंग पॉइंट। क्योंकि वो जब आ रहा है तब तालिकटा हो चुका है, और तालिकटा होने के बाद यू फाइंड कि विजयनगर इज ऑन द डिक्लाइन स्टेज। तो उसके ऑब्जर्वेशंस में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, उसको किसी ने कुछ पता नहीं क्या खिलाया पिलाया होगा, तो बोल रहा होगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, कि मैं हॉकी का नेशनल खिलाड़ी हुआ करता था, समझे नहीं समझे। और फिर यू नो दैट स्टोरी, है ना सर, कि क्या होता है। हाँ भाई साहब, बहुत दिनों के बाद खड़े खड़े पढ़ाने का मौका मिला है, अच्छा लगा सर, है ना। आई फाउंड इट गुड, इंटरेस्टिंग लगा। पर्दा थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कर देते हैं उसको, ठीक है ना। चलो, तो कहानी क्या है सर, अब चलते हैं आगे, इनके द्वारा क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए गए थे। अब देखिए ऑब्जर्वेशंस में 3-4 चीजें हम लोग लिखेंगे। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू विजयनगर कितने रिलेवेंट है। क्योंकि अब सबके बारे में अगर मैं आपको बोलता रहूंगा कि ये गुजरात में आया था और गुजरात से इधर गया उधर गया पर आ गया सर, है ना, तो बहुत परेशानी हो जाएगी सर, आपको भी होगी, मेरे को भी होगी सर, है ना। तो कैसे करना है, इंडिविजुअल देखना है सबको या क्रक्स निकालना है सर, है ना। इंडिविजुअल निकालना तो इंडिविजुअल भी करवा सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि इंडिविजुअल करवाने से ज्यादा हम लोग क्रक्स देख लेते हैं कि किसने सोसाइटी के बारे में क्या लिखा है, किसने इकोनॉमी के बारे में क्या लिखा है सर, है ना। एंड अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है सर, है ना, टेक्सटाइल्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में क्या क्या चीजें लिख रहा है सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो एक दो करा देना, बाकी क्रक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अभी तक क्रक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, देखो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरी मतलब जो है ना थोड़ी बहुत जो थॉट प्रोसेस चल रही है, इसमें इसने जनरलाइज करके पूछा है, इसने क्रक्स पूछ दिया है, यहाँ पे भी क्रक्स पूछ दिया है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, इंडिविजुअल से क्वेश्चन आएगा, समझे, है ना। नेक्स्ट टाइम अब क्या आएगा सर, नेक्स्ट टाइम इंडिविजुअल से आएगा। दैट शोज द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। अब हम लोग क्रक्स करेंगे तो 4-4 लाइन में हो जाएगा, 4 लाइन में फटाक से हो जाएगा, एंड देन सडनली यू विल बी इन द बैक फुट कि अब सर 15 मार्कर पूछ दिया, तो नाउ व्हाट वी विल डू, समझे। तो दोनों तरीके से हम लोग लिखेंगे सो दैट जनरलाइज भी नॉलेज मिल जाएगा हमको। क्योंकि किसी किसी ने सोसाइटी में लिखा होगा तो इकोनॉमी में नहीं लिखा होगा, किसी ने इकोनॉमी में लिखा होगा तो रिलीजन में नहीं लिखा होगा, किसी ने हाथी के बारे में लिखा होगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, यू गेट अ ब्लैंक पेज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को मैं लाइव क्लास में सॉर्टिंग करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग हैंड्स ऑन कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम ऑब्जर्वेशन को सॉर्ट आउट कर देते हैं कि व्हाट ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द फॉरेनर्स, और फिर फाइनली इवैल्यूएशन में कंक्लूडिंग कमेंट्स डालेंगे कि क्या क्या चीजें हैं सर। अब ऑब्जर्वेशन किन किन चीजों के ऊपर लिखेंगे सर। पहला तो कंटेम्पररी राजा कौन था उसके बारे में प्रश्न आएगा। ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, किसी ने कृष्णदेव राय के बारे में लिखा होगा, किसी ने देव राय के बारे में लिखा होगा, किसी ने कंटेम्पररी पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में लिखा होगा, राइट सर। तो यू कैन हाईलाइट द केस व्हिच वर ऑब्जर्व्ड बाय दिस पीपल सर। दूसरा ये टाइटल है सर, हेडिंग। फिर हम लोग लिखेंगे कि नूनीज ने ये कहा है, हम उसके बाद लिखेंगे कि अब्दुल रजाक समरकांडी ने फलाना कहा है, ढीम का कहा है सर, ठीक है। उनमें कुछ कुछ जो स्पेसिफिक ऑथर्स है, मतलब जैसे निकिती देखो घूमता घूमता आया था, तो डोमिनिको पेस, फर्नांडो नूनीज, दुआर्ते बारबोसा स्पेसिफिकली यहाँ भेजे गए थे, बोले तुम जाओ, यू गो टू विजयनगर, ओके, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो एनीवेयर एल्स, ओके। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो बंदा जो बोल रहा होगा वो ज्यादा रिलेवेंट होगा रेदर देन कोई घुमक्कड़ आ गया 4 दिन रुका निकल गया सर, समझा, ठीक है। तो दिस मैटर्स आल्सो इंपॉर्टेंस, ओके। तो पहले पॉलिटिकल कंडीशंस की ऑब्जर्व की। दूसरा हेडिंग हम लोग देखेंगे कि इन्होंने सोशल कंडीशंस को क्या ऑब्जर्व किया है सोसाइटी के बारे में। और सोसाइटी में दो चीजें आएगी सर, समझ में आया आपको, एक तो रिलीजियस कंडीशंस के बारे में ऑब्जर्वेशंस क्या है, और रिलीजियस कंडीशन के साथ साथ एक आता है वुमेन की कंडीशन, और तीसरी अगर आप देखोगे तो कास्ट, या हम लोग कह सकते हैं सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब कि यहाँ पे हायरार्की, जाति प्रथा थी कि नहीं थी तो कैसी चल रही थी। शायद तक एक बार हमने स्टैटिक क्विज का क्वेश्चन ट्यूसडे वाले में डिस्कस किया था, वो ब्राह्मण्स की पोजीशंस के बारे में सर, है ना, कि ब्राह्मण कौन सी पोजीशंस में रहा करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे या नॉन एडमिनिस्ट्रेशन, समथिंग लाइक दैट वाज आस्क्ड, है ना। तो वी हैड आई गेस डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक क्विज, ओके। एक तो ये हो गया सर, है ना। इसी के अंदर से आप इकोनॉमी लिख सकते हो कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है सर इनकी, और आखिर में आप आर्मी वार्मी के ऊपर लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिख सकते हो कि भाई ये जो फॉरेन ऑथर्स थे इनके द्वारा अलग अलग किताबें लिखी गई थी, अलग अलग कंडीशंस में इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस डाले थे, राइट सर, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या क्या चीजें रहती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब सबसे पहला ट्रैवलर आया था आपका कॉन्टी। अब कॉन्टी ने इनमें से कौन से हेडिंग्स के बारे में लिखा है, थोड़ा इसके ऊपर चर्चा कर देते हैं सर, ठीक है। अब व्हेन वी सी द केस ऑफ कॉन्टी, द वर्स्ट ट्रैवलर निकोलो दी कॉन्टी हु केम फ्रॉम वेनिस, इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पूछा इवैल्यूएट, मूल्यांकन कीजिए कि इनके द्वारा क्या लिखा गया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कॉन्टी ने खुद जो ऑब्जर्व किया था वो खुद नहीं लिखा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कॉन्टी के द्वारा। कॉन्टी आया था इटली से, मैंने आपको बताया वेनिस से आया होता है। सो वंस ही गोज बैक टू इटली, तो उसने अपनी स्टोरीज को नरेट किया था किसी और को। तो क्रिश्चियन पोप हुआ करते थे, वो पोप ने ये सब सुना कि यार ये महाशय भारत जाके आया है, ये सब फला ढिमका सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो पोप ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ये महाशय भारत जाके आया है, तो जरा इनकी ऑब्जर्वेशंस को हाईलाइट कीजिए। मतलब जैसे इब्न बतूता के केस में हुआ था, कि बतूता या मार्को पोलो के केस में भी हुआ था सर, है ना, कि मार्को पोलो जेल में था और जेल में बैठे बैठे किसी और को कहानी बता रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसकी कहानी ये है कि ये पहले बताने की कोशिश कर रहा है कि कौनती
भारत में आया तो था, ही केम इन विजयनगर, ये कैम्बे से लेके विजयनगर वाले रीजन में गया एंड लेटर ऑन फिर केरला वाले रीजन में भी जाता है सर, ठीक है। सो ही वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड मलाईपुर, मलाईपुर मोस्ट ऑफ केरला कोलम वाले रीजन में ही होगा, और सेंट थॉमस की मजार के ऊपर भी गया होता है, ये सब कहानी आपको मिलती है। बट इसकी कहानी आपको पता चलेगी क्या क्या चीजें रहती है सर, ठीक है। तो कौंती के ऊपर लिख सकते हैं कि देवराय टू करके राजा हुआ करते थे, देवराय टू उनके पीरियड में आता है, ही वाज द किंग ऑफ द संगम डायनेस्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया रहना चाहिए। और फिर वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताता है। उसने 2-3 चीज़ें हमको बताई है। पहले राजकीय परिस्थिति में वो सिटी का नाम लिखता है, और सिटी के लिए बिज़िनगेलिया करके शब्द का उल्लेख कर रहा है। सो ही मेंशन्स दिस वर्ड कॉल्ड एज़ बिज़िनगेला या बिज़िनगेलिया, व्हिच वाज़ अ वर्ड व्हिच वाज़ यूज्ड फॉर द विजयनगर सर, क्योंकि वो इटालियन लैंग्वेज में लिख रहा था, इसके लिए उसने ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की है सर, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से दिखेगी कि ये टर्मिनोलॉजी देता है बिज़िनगेलिया के रूप में सर। अब यहाँ से कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या-क्या कहानी रहती है सर, ठीक है। दूसरी, निकोलो कॉन्ती सिटी की फोर्टिफिकेशन के बारे में लिखता है पॉलिटिकल कंडीशंस के रूप में। तो बताता है कि इसका फोर्ट बहुत बड़ा हुआ करता था, और इससे हमको पता चलती है कि राजा ने उस समय के दौरान इवन संगम डायनेस्टी के जो किंग हुआ करते थे, दे मेड श्योर दैट द सराउंडिंग्स आर सिक्योर्ड, है ना, कहीं पे लड़ाई-वड़ाई ना हो जाए और फिर बेसिकली अटैक ना हो जाए, वॉल्स की बात की गई है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इनफैक्ट ये वो भी बताता है कि इसमें एक फोर्ट था जो वॉल्स के थ्रू बनाया गया था, और एक नेचुरल फोर्ट भी हुआ करता था, और ये माउंटेन्स के बारे में बताता है। तो विजयनगर इतने लंबे समय तक सर्वाइव हो पाया, उसके पीछे की कहानी ये है कि उसमें माउंटेन रेंजेस उसको काफी सारी प्रोटेक्ट भी कर रही थी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। कॉन्ती ये भी लिखता है अपनी किताब में कि यहाँ करीबन 90,000 के आसपास इनके पास आर्मी हुआ करती थी, एंड दैट शोज द ह्यूज नंबर ऑफ द विजयनगर किंग्स, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। सो ये इंटरेस्टिंग पार्ट इसके बारे में बताता है बिजनगेलिया के बारे में। अदर देन दिस उसने सोसाइटी और कल्चर के बारे में काफी सारी चीजें लिखी है सर। उसमें 3-4 चीजें उसने बताने की कोशिश की है। खास करके इंडिया के कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जब कॉन्ती को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो कॉन्ती सेज कि यहाँ साल में लोग बेसिकली कुछ दिन आते हैं तब दिए जलाते हैं शाम को सर, गेटिंग माय पॉइंट। और फिर किसी ने पूछा कि ये दिए क्यों जलवाए जाते हैं, तो बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय सर, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो कॉन्ती एक्चुअली ऑब्जर्व्ड द सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली टेकिंग प्लेस, और वो बता रहा है कि यहाँ पे नए कपड़े पहनते हैं जब दिए जलाते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। तो क्लॉथिंग के बारे में उसने ऑब्जर्व किया है, और ये क्लॉथिंग से थ्रू समझ में आता है आज की तारीख में भी इसी प्रकार की हम लोग लेगेसी को फॉलो करते हैं सर, ठीक है। साथों साथ रिचुअल बात के बारे में भी ऑब्जर्व करता है, और कहता है कि भाई यहाँ पे रिचुअल बेदिंग होता है, रिचुअल बेदिंग के रूप में अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, इज ट्राइंग टू हाईलाइट कि लोग नदी में डुबकी मारते थे जस्ट टू मेक श्योर कि उनके जो पाप वाप है वो सब धुल जाए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये भी बताने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। उसके साथ साथ वो म्यूजिक और डांस के बारे में बताता है कि लोग यहाँ नाचते थे, गाते थे, और साथों साथ कुछ कुछ दिन फास्टिंग भी करते थे सर, है ना। तो दिस थिंग शोज ही हैड ऑब्जर्व्ड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल, प्रिसाइसली विजयनगर। और ये विजयनगर के बारे में इतनी सारी चीजें बताता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1420-21 के पीरियड में आया था, देन ही गोस टू साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया से भाई साहब कट लेगा सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। सो कॉन्ती के ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस जो है विजयनगर को लेकर अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, वो सोसाइटी, आर्मी, पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें लड़ाई वड़ाई के बारे में उसने थोड़ा कम लिखा है, ही हैज नॉट एक्चुअली रिटन मोर अबाउट द वॉर्स और any kind of political conflict against the Bahmanis, and he's more concerned about the festival parts of what is happening under the Vijayanagar court, sir, getting my point, है ना, समझे। तो पहली तो आपको ये चीज आपको कॉन्ती के बारे में दिखेगी जो कॉन्ती यहाँ पे ऑब्जर्व करवाने की कोशिश करवा रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। वो सिटी के बारे में अच्छा लिखता है, फोर्टिफिकेशन में, उसमें फोर्टिफिकेशन में हाईलाइट लिख सकते हैं कि इसकी 60 माइल्स के आसपास की इसकी टोटल पेरिफेरी हुआ करती थी सर, है ना। एंड दिस थिंग शोज कि ये कितना बड़ा शहर हुआ करता था बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंगली कॉन्ती यहाँ पे हाईलाइट करवाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। बाकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो कॉन्ती ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि कॉन्ती थोड़ा कम समय तक रुकेगा सर, ठीक है। तो फिर वहां से वो सुमात्रा चला जाता है, सुमात्रा से देन वो वियतनाम और इधर उधर घूमते 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 रिटर्न में केरला आएगा, और केरला से फिर कट लेगा यूरोप की तरफ। एक्चुअली होता क्या था कि इंडिया वाज मोर ऑफ अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर द फॉरेनर्स, तो बहुत सारे इटालियंस और वेस्टर्न यूरोपियंस भारत में आते थे, ट्रांजिट के रूप में आते थे, वो निकलते थे वहां से और फिर बीच में इंडिया में साउदर्न पार्ट में रुक गए, कहीं पे तमिलनाडु में, केरला में, एंड बे ऑफ बंगाल में, कहीं पे मतलब बंगाल वाले रीजन में, एंड देन वंस अगेन दे गो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, चाइना की तरफ गए, फिर वापस आते समय वापस इंडिया रुके। इसलिए आपको दो बार इंडियंस, जैसे ये मार्को पोलो 2 बार आता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। मैंने कॉन्टी के बारे में बताया तो 1420s का पीरियड है सर, है ना। इसके लिए तो आपको पहले ही क्लियर करवाया कि यार आप इसके कंटेम्परेरी पीरियड को सब देखिए सर। जब तक कंटेम्परेरी पीरियड को नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये शुरुआत का पीरियड था सर, है ना, विजयनगर का सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब कॉन्ती के बाद सबसे प्रोमिनेंटली किसी ने बताया है, सबसे प्रोमिनेंट, और जिसने एग्जॉस्टिवली सब कुछ चीजें कवर की, वो है अब्दुल रज़ाक, गेटिंग माय पॉइंट। अब रज़ा की कहानी क्या है, वाई रज़ा इज इंपॉर्टेंट एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑफिशियल एम्बेसडर हुआ करता था, एंड बीइंग एन ऑफिशियल एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ विजयनगर, कॉन्ती वाज जस्ट अ ट्रैवलर, एंड दिस गाय एक्चुअली स्टेड इन द कोर्ट ऑफ विजयनगर सर, है ना। तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब्दुल रज़ाक का फर्क ये पड़ता है कि रज़ाक ऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में था, ही वाज मोर ऑफ एन एमिशरी इनटू द कोर्ट, तो फिर ऑब्वियस था कि ही कुड राइट मोर अबाउट द विजयनगर इन अ वेरी प्रिसाइज वे एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब थोड़ी बहुत रज़ाक के बारे में चर्चा करते हैं कि रज़ाक क्या लिखता है और रज़ाक की हिस्ट्री कहां से कहां चलती है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने आपको कॉन्ती की ज्यादातर चीजें आपको बता दी है कि क्या क्या चीजें कॉन्ती ने ऑब्जर्व की है। 60 माइल्स के बारे में हमने दिखा दिया है, सेना के बारे में बता दिया है सर, ठीक है। अच्छा, दूसरी कॉन्ती में अगर आपको याद रखना है तो यू कैन हाईलाइट द केस ऑफ वुमेन एज वेल सर, ठीक है। वुमेन में आपको चीजें दिखेगी, वो है पॉलीगेमी की चीजें सर, ठीक है। तो उसने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे पॉलीगेमी प्रैक्टिस होती है, कॉन्ती के अंदर हम लोग लिख सकते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी कॉन्ती ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि राजा के पास मतलब 1-2 की संख्या में बीवी नहीं थी, पर हज़ार की संख्या में बीवी हुआ करती थी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन बाय कॉन्ती व्हेन ही विजिटेड विजयनगर समवेयर इन दिस पीरियड ऑफ द अर्ली पार्ट सर, है ना। तीसरी पॉइंट, मैंने फेस्टिवल्स के बारे में आपको बताया कि क्या-क्या चीजें चल रही है, और फिर ओकेशंस के बारे में हमने आपको बता दिया, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर्स के बारे में, मतलब वही रिचुअल बाथिंग और वो सब हो रहा है, उसके ऊपर हमने डिस्कस कर दिया। फिर ऑयल और लैंप्स को जलवाना, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मैं जस्ट देख रहा था कि कहीं-कहीं पे कोई पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा इसके अंदर से आप ये लिख सकते हो कि साल में 1-2 बार ऐसे फेस्टिवल्स आते थे, जहाँ पे
ये लोग चैरियट्स को दौड़ाते थे सर। चैरियट्स के अंदर से इमेजेस को रख के बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। अब नॉर्मल केसेस में विजयनगर के अंदर चैरियट जो है वो मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है कि माइट बी वन ऑफ द रथ यात्रा जो उस समय के दौरान निकाली जाती थी सर, ठीक है। और वो बताता है कि साल में एक दफा यहाँ पे मूर्ति को रख के पीपल यूज्ड टू ट्रैवल अलोंग विद डांस एंड म्यूजिक फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन, और उसके पहिए बहुत बड़े हुआ करते थे सर, है ना। तो द व्हील्स वर क्वाइट ह्यूज एट दैट टाइम, लकड़े के बने हुए चैरियट्स थे। तो हमको दो चीजें यहाँ से समझ में आती है। चैरियट्स के थ्रू समझ में आती है कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स हुआ करते थे सर, गेटिंग पॉइंट और नॉट, और ये स्किल्ड वर्कर्स फिजिकली इतने बड़े बड़े रथ बनाया करते थे सर, समझे आप लोग, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमको क्या पता चल रहा है, जो बेदिंग की रिचुअल बेदिंग की कंसेप्ट है, जो नदी में डुबकी मारते थे तुंगभद्रा और उसके आजू बाजू के ट्रिब्यूटरीज में, वो दर्शाती है कि वो कल्चरल ट्रेडिशंस इवन आज की तारीख में भी हमने कंटिन्यू रखे हैं सर, ठीक है। तो काफी सारी सिमिलर चीजें हमको यहाँ से दिखेगी सर, समझे आप लोग, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली डन बाय दिस पॉइंट्स, ओके, है ना, समझे। दूसरा पॉइंट कौंती, यहाँ पे ये जो चैरियट्स का जो रथ यात्रा निकाला जाता था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, काफी लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करते थे, उसकी भी जानकारी देता है। सो वी कैन हाईलाइट द केस ऑफ कौंती हाईलाइटिंग द चैरियट्स, और चैरियट्स के नीचे लोग अपने आप को बलिदान देने की कोशिश करते थे, या पीपल वर ट्राइंग टू गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम द चैरियट्स, और उसके कारण काफी लोगों के साथ वो है ना कि जान माल का नुकसान होने की शक्यता रहती थी। तो कौंती ने एक दो दफा ऑब्जर्व किया था कि जब रथ चलता था लोग अपना मत्था या हाथ डालने की कोशिश करते थे, और कभी कभी हाथ बात किसी के दब जाया करते थे सर, ठीक है ना। तो चैरियट सेक्रीफाइसेस या उसके साथ आप कुछ चीजें हाईलाइट कर सकते हो जो कौंती की तरह ऑब्जर्व की गई थी, है ना। तो इसमें दो चीज वुमेन के बारे में, इसमें कौंती इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में ज्यादा नहीं प्रश्न उठाता है, ही इज नॉट एबल टू हाईलाइट मोर अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस। मैं जस्ट एक बार गो थ्रू कर देता हूं, बट आई डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो कौंती ने इकोनॉमी के बारे में बताई थी सर, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज आपको क्लियर होगी कौंती। अब कौंती के बाद अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो आपको मिलेगा अब्दुल रज़ाक सर, ठीक है। अब रज़ाक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रज़ाक मैक्सिमम लिखेगा विजयनगर के बारे में, और ये ऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में था सर, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग रज़ाक के ऊपर आ जाते हैं। रज़ाक क्या लिखता है सर, है ना, अब्दुल रज़ाक क्या लिखता है। देखिए अब्दुल रज़ाक बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर लिखेगा सर। वो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में भी लिखेगा, अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, वो सोसाइटी के बारे में भी लिखने की कोशिश करेगा, वो इकोनॉमी के बारे में भी लिखेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखेगा सर, है ना। वो आर्मी वार्मी के बारे में, अदर चीज़ों के ऊपर भी लिखेगा, इवन जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर भी लिखता है कि यहाँ पे जुडिशरी कैसे काम किया करती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब ये वहाँ से थे कौन सर, है ना, तो ये समरकांड से बिलोंग करते थे, और समरकांड का एक राजा था शाहरुख सर, है ना, अपना वाला नहीं सर, है ना, समझे नहीं समझे। सो यू विल फाइंड कि शाहरुख करके जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसको भेजा था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, गेटिंग पॉइंट। सो अब्दुल रज़ाक को कहा कि भाई तुम जाओ, यू गो टू विजयनगर सर, यहाँ से व्यापार व्यापार हमारा अच्छा हो रहा है। और बेसिकली अब्दुल रज़ाक ने अपनी किताब लिखी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। और ये किताब के अंदर से उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई मेरा भारत का अनुभव कैसे रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली रिलक्टेंट ट्रैवलर था, रिलक्टेंट ट्रैवलर समझ में आता है, मतलब इनकी इच्छा नहीं थी, पर राजा ने फरमान दिया था कि आपको जाना पड़ेगा सर, गेटिंग पॉइंट। उसके पीछे के एक दो कारण थे कि इसके पहले इसके भाई ने भारत में आने का प्रयत्न किए थे, पर रास्ते में लुढ़क गए थे। तो इनको डर ये लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे ब्रदर की जैसा अंजाम मेरे साथ भी हो जाए सर। बट बिकॉज़ ही वाज़ अ डिप्लोमेट, तो उस टाइम पे जिनेवा कन्वेंशन और ये सब तो नहीं था, बट समहाउ ही वाज़ एबल टू कम टू इंडिया सर, है ना। तो सेंट्रल एशिया से मस्कत गया, मतलब आज के पर्शिया गया, पर्शिया से मस्कत गया, मस्कत से फिर कैलिकट आया, कैलिकट से फिर मैंगलोर और फिर विजयनगर के अंदर जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो रज़ा की ऑब्जर्वेशंस काफी सारी इंटरेस्टिंग रहेगी सर, है ना। तो इनिशियली वो भारत के अलग-अलग रीजन्स में ट्रैवल कर रहा है सर, ठीक। तो ही इज ट्रैवलिंग इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन फाइनली एबल टू रीच इंडिया सर, है ना। तो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से आप पकड़ने की कोशिश करो, यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर फाइनली अंदर आएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उसकी जर्नी काफी लंबी है। तो 3-4 चीज़ें ऑब्ज़र्व करेगा सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो सबसे पहली चीज़ वो कैलिकट के ऊपर उतरा था सर, है ना, समझे आप लोग। और कैलिकट के ऊपर जाके वो उतरता है तो उसको पहले कल्चरल शॉक लग गया। कल्चरल शॉक क्यों लगा था सर? क्योंकि ही बिलॉन्ग टू सेंट्रल एशिया, वहाँ की जेनेटिक्स थोड़ी अलग है, लोग देखने में ठंडा प्रदेश भी है सर, है ना। अब उसके सामने आप देखिए साउथ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो पीपल वर वेरी डिफरेंट, उनके शक्ल अलग थी, हाव-भाव अलग है सर, है ना। इसको लग रहा था कि भाई यहाँ क्या हो गया सर, है ना, मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ, मतलब मेरे राजा साहब ने मेरे को कहाँ भेजा हुआ है सर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इनिशियल जो ऑब्जर्वेशन थी वो कैलिकट के ऊपर थी, आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये ऑब्जर्व्स अबाउट कैलिकट, और कैलिकट के बारे में उसने थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी। इनफैक्ट कैलिकट के ऊपर उसने पीपल्स के ऊपर अपनी कमेंट्री की थी। दूसरा उसने व्यापार के ऊपर बताया था सर, है ना। अब देखिए वो कैलिकट के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। ये कहता है कि कैलिकट इज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, where people from North Africa and the West Africa are coming to Calicut for doing trade and commerce. So this is how you can imagine कि Calicut by the period of Abdul Razak was already trading with the African peninsula. ना अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो इन सब रीजन से वो बता रहा है कि एबीसीनिया, एबीसीनिया का मतलब होता है इथोपिया सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। ज़ांज़िबार सर, है ना, ज़ांज़िबार अगर देखोगे तो वेस्टर्न अफ्रीका का एक प्रदेश है सर, है ना, राइट। तो वहाँ से व्यापार हो रहा है। तो पोर्चुगीज आए उसमें कोई नवीनता नहीं थी सर। पोर्चुगीज आए 1498 में, ये पीरियड है करीबन 1440 का, 1440 के आसपास का पीरियड है सर, ठीक है। इस पीरियड में भी अब्दुल रज़ाक बता रहा है कि मैं अकेला कैलिकट में फॉरेनर नहीं हूँ, यहाँ और भी लोग आ रहे हैं सर, ठीक है। तो दिस थिंग शोज कि कितना प्रोमिनेंटली यहाँ पे ये चीजें चल रही है सर, ठीक है, ठीक है। दूसरी कहानी ये है कि वो व्यापारियों के बारे में ऑब्जर्व करता है कि सामान का जनरली चोरी बोरी नहीं होता था, और ठीक ठाक सेफगार्ड ये सब चीजें हुआ करती थी सर, ठीक है। एंड देन फाइनली ही गोज टू मैंगलोर, और मैंगलोर से होते हुए ही गोज टू द कोर्ट ऑफ विजयनगर सर, है ना। उसके बाद उसने विजयनगर के बारे में लिखना शुरू कर दिया सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो 3-4 पॉइंट्स अगर आप देखिए तो विजयनगर के बारे में बताता है सर, क्या-क्या चीजें बताता है। अब देखते हैं अब्दुल रज़ाक के बारे में। पहली कंडीशन पॉलिटिकल कंडीशन, वो किसके समय पे आया था, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देवराय II। तो देवराय II वाज अ किंग बिलोंगिंग टू द संगम डायनेस्टी ओनली, उनके कंटेम्परेरी पीरियड में ये आया होता है सर। और ये बताता है कि राजा है ना, सोने-वोने के वो ज्वेलरी पहन के बैठा हुआ था, और पर्ल्स-वर्ल्स मोती की माला थी सर, है ना। उसके पास एक पंखा हुआ करता था, चीनी वाला दिया हुआ सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये सब कहानी आपको दिखेगी। फिर उसके पास एक ये क्या है, पान का पत्ता हुआ करता था, एंड कपूर हुआ करता था, बहुत सारी चीजें ये बताने की कोशिश करेगा सर, है ना, राजा के कोर्ट में जाएगा। 3-4 चीजें ऑब्जर्व करता है देवराय II के बारे में। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशंस वाज दैट कि ये बताता है कि पूरी दुनिया में मैंने यहाँ पे कभी भी ऐसा फोर्ट नहीं देखा जो मैंने अभी विजयनगर के अंदर देखा। सो व्हेन ही सॉ द पॉलिटिकल कंडीशन, so the fortification was so huge, can you imagine, कि अब्दुल रज़ाक इज हाइलाइटिंग द केस एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन, एंड ही हैड नेवर सीन इन द होल अर्थ। अब देखिए नेवर सीन का मतलब क्या है कि ये कोई लोकल व्यक्ति नहीं है। राजा के कोर्ट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर कह देता है कि राजा ने ऐसा बनाया था जो मैंने कभी भी नहीं देखा, अरे भाई तुम गांव के बाहर नहीं निकले, तुमने क्या देखा होगा सर, ठीक है। बट दिस पर्सन एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इज कमिंग टू मस्कत, एंड मस्कत से फिर भारत की तरफ आ रहा है। तो वो अगर वो बंदा कह रहा है कि मैं दुनिया देख के आया हूं पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, तो एटलीस्ट वी कैन बिलीव दैट, है ना, कि भाई नहीं चलो जेन्युइन होगा सर, है ना, और ये चीज को
कोरिलेट कर रहा है दिस गाय निकोलो कॉन्टी, क्योंकि कॉन्टी जो है वो भी बेसिकली यही चीज़ को हाइलाइट करवाने की कोशिश करेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना, समझे? तो ये फोर्टिफिकेशन की बताने की कोशिश करेगा। ये बताता है कि क्या-क्या कंडीशंस यहाँ पे रहती है सर, गेटिंग माय पॉइंट ओके। दूसरी पॉइंट्स अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राजा को किस-किस प्रकार की ऑफरिंग्स दी जाती थी सर, गेटिंग माय पॉइंट ओके। सो ही हाइलाइट्स द ऑफरिंग्स व्हिच वर गिवन टू द किंग्स, और ऑफरिंग्स के अंतर्गत राजा को जो गिफ्ट दी जाती थी या राजा को खाने-पीने की चीज़ें दी जाती थी, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करवाने की कोशिश कर रहा है। अकोमोडेशन की हाइलाइट करवा रहा है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब्दुल रज़ाक आल्सो हाइलाइट्स द केस ऑफ द फैमिली बिटवीन द संगम डायनेस्टी। अब देखो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये हाइलाइट कर रहा था। ये बताता है कि देवराय II के अपने भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे विद इन द फैमिली, एंड ही सेज कि इसके कारण इन लोग के बीच में कभी ना कभी लड़ाई हो जाती थी। दूसरी पॉइंट ही आल्सो हाइलाइट्स द केस विद द फाइट अगेंस्ट द बहमनी किंगडम। अब मैंने बहमनीज़ के बारे में आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया है कि इनकी कॉन्फ्लिक्ट बहमनियों के साथ क्यों हो रही थी सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट। तो लैंड को लेके इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, टेरिटोरियल इश्यूज को लेके इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है सर, ठीक है ना? तो अब्दुल रज़ाक पॉलिटिकल कंडीशन में 3-4 चीजें बताएगा। ये बताता है कि इसकी पॉलिटिकल कंडीशंस में क्या-क्या कहानी रहती है। राजा से ज्यादा मेस्मराइज़ था सर, है ना? ही वाज वेरी मच मेस्मराइज्ड बाय द किंग, एंड ही एक्चुअली हाइलाइट्स द रोल ऑफ द किंग, और आर्मी वार्मी के बारे में बताएगा सर, ठीक है? तो ये बताता है कि यहाँ एलिफेंट्स हुआ करते थे राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये हाथियों का उपयोग सेना में बड़ी मात्रा में करते थे। इवन राजा खुद हाथियों के लिए अलग से अस्तबल रख रहा है सर, ठीक है? इन सब चीज़ों को भी ये हाइलाइट करवाने की कोशिश करेगा, राइट सर, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि ये भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है सर, है ना? ही इज हाइलाइटिंग मल्टीपल थिंग्स एलिफेंट्स के बेसिस के रूप में सर, ठीक है? दूसरी पॉइंट ये बता रहा है कि राजा के पास एक सफेद हाथी हुआ करता था सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट। जैसे हम लोग कभी-कभी इसमें मेटाफर में यूज़ करते थे सफेद हाथी सर, है ना? जो खर्चा करा था उसको सफेद हाथी कहते हैं सर, ठीक है? एंड ये सफेद हाथी जो है ये राजा का सबसे प्रिय एनिमल था सर, गेटिंग पॉइंट ओके। इनफैक्ट अब्दुल रज़ाक बताता है कि राजा ने उसको टेक्निक सिखाई थी कि हाथी को कैसे पकड़ना होता है सर, ठीक है? हाथी को कैच करने की जो टेक्निक है वो अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई है बाय कौटिल्य सर, है ना? समझे? क्योंकि हाथी को डोमेस्टिकेट करना और उसको सेना में इंक्लूड करना इट्स अ वेरी टफ थिंग सर, है ना? गेटिंग पॉइंट। तो ये सफेद हाथी की बात बताता है कि किस तरह से कहानी चलती है। तो दिस थिंग शोज़ कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एलिफेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या था, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे हाइलाइट कर सकते हैं सर, गेटिंग पॉइंट। दूसरी कहानी ये क्या बताने की कोशिश करता है सर, ठीक है? इसने 3-4 चीज़ें देखी है। बेसिकली ही ऑब्जर्व्स अबाउट द फोर्टिफिकेशन। तो उसमें फोर्ट्स में ना ये 4 लेयर ऑफ फोर्ट्स के बारे में बताता है। सो ही हाइलाइट्स कि यहाँ पे 4 लेयर ऑफ फोर्ट्स थे सर, है ना? तो एक फर्स्ट लेयर था, सेकंड लेयर था, थर्ड था और उसके बाद फोर्थ लेयर था। और इन बिटवीन्स में कहीं-कहीं पे गार्डन्स थे, कहीं-कहीं पे कल्टीवेशन हो रहा था, कहीं पे पॉपुलेशन हुआ करती थी। और इन सबको सिक्योर करने के लिए, टू सिक्योर ऑल दिस फोर्टिफिकेशन, वी आल्सो सी सम काइंड ऑफ वॉचमैन और द गार्ड सिस्टम सर, है ना? तो चौकीदार सिस्टम के बारे में ये बताता है, गार्ड्स के बारे में ऑब्जर्व करता है, और इससे हमको पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर एटलीस्ट विजयनगर किंगडम वाला जो कोर एरिया है, वहाँ पे बहुत ही काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि सिक्योर था, और ज़्यादातर इश्यूज शायद नहीं होते होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना? तो ये भी हाइलाइट करने की कोशिश करेगा। तीसरी पॉइंट ये विजयनगर सिटी के बारे में हाइलाइट करता है, वो इकोनॉमी की कंडीशंस के बारे में सर, ठीक है? और वो फोर्ट के अंदर ही बताता है कि देयर वर बाजार्स व्हिच वर इंक्लूडेड इन द फोर्ट। तो ये फोर्ट अकेला फोर्ट नहीं था, इसमें बाजार भी हुआ करते थे। वी कम टू नो अबाउट दिस पॉइंट एज़ वेल सर। ही टॉक्स अबाउट द फील्ड्स विद इन द फोर्ट्स, क्योंकि ये 60 माइल्स के आस-पास की इसकी पेरिफेरी हुआ करती थी टोटल। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कौंती के बारे में बताया सर, ठीक है? ही टॉक्स अबाउट द गार्डन्स विद इन द फोर्ट, एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट द रेसिडेंसीज एंड द अकोमोडेशन। उसमें राजा के रेसिडेंसीज ऑब्वियसली की टॉप पोजीशंस के ऊपर थे, बाकी सबके थोड़े ग्राउंड लेवल के नीचे की पोजीशंस के ऊपर थे, और ये भी चीज़ें बताने की कोशिश करेगा सर, ठीक है? इसने बाजारों में 3-4 चीज़ें ऑब्जर्व की है कि बाजार में एक स्ट्रेट गली चलती थी, और गली के बाद यहाँ पे दुकानें लगाई जाती थी, एंड दिस थिंग शोज़ समथिंग कॉल्ड एज़ टाउन प्लानिंग इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बेसिकली दर्शाता है कि जैसे तुगलक डायनेस्टी के समय पे दिल्ली का पूरा सेटलमेंट किया गया है, या दौलताबाद का सेटलमेंट किया गया था सर, ठीक है? टाउन प्लानिंग के रूप में कुछ वैसी ही चीज़ें बनवाने की कोशिश यहाँ पे क्या हो रहा है, वी कम टू नो अबाउट दिस गाय जो ऑब्जर्व करवाई जाती है सर बाय अब्दुल रज़ाक सर, ठीक है ना? तो टाउन प्लानिंग के भी हमको एविडेंसेस मिल जाते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? अब दूसरा बाजार में उसने क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी व्हेन इट कम्स टू बाजार सिस्टम एंड द इकोनॉमिकल सिस्टम सर, है ना? तो बाजार में वो ऑब्जर्व करता है मेनली रिगार्डिंग द ज्वेलरी सिस्टम, और क्योंकि विजयनगर वाज़ अ एरिया जहाँ पे ज्वेलर्स की कमी नहीं है, ऑर्नामेंट्स गोल्ड अच्छा मिल जाता है सर, डायमंड मिल जाता है। तो ही सेज कि मर्चेंट फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब उस टाइम पे दुनिया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, बट मर्चेंट फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब एक्चुअली विजिट द सिटी ऑफ विजयनगर, एंड पीपल डू सेल ट्रेड एंड कॉमर्स अबाउट दिस पॉइंट्स, है ना? समझे आपको, ठीक है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली बात बताएगा फोर्टिफिकेशन के थ्रू, और बताता है कि क्या-क्या कहानी रहती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, है ना? तो पर्ल्स है, डायमंड्स है, रूबीज़ है, उन सब की दुकानें बाजू-बाजू में हुआ करती थी, ये सब कहानी बताने की कोशिश करेगा सर, ठीक है ना? तो ये 2-3 चीज़ें उसने बताने की कोशिश की थी सर, ठीक है? दूसरी उसने इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो बताया है सर, ठीक है? अब देखिए इकोनॉमी में ना ये कॉइन्स के बारे में बताता है बहुत इंटरेस्टिंगली, और बताता है कि अलग-अलग पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिलेंगे। कॉइन्स मतलब सिक्कों के प्रकार जिसे हम लोग कह सकते हैं, दे वर एक्चुअली इन्वॉल्वड इनटू द एग्रीकल्चर दिस थिंग, है ना? इकोनॉमिकल सर्कुलेशन के रूप में सर, ठीक है? तो एक तो आपको गोल्ड कॉइन्स दिखेंगे जिसे वरह कहा गया है। वरस वाज द गोल्ड कॉइन्स जो विजयनगर डायनेस्टी के अलग-अलग राजाओं के द्वारा इश्यू किए गए थे सर, ठीक है? उसको पगोडा भी कहते थे एट टाइम्स सर, है ना? वरह पगोडा, वरह का पगोडा। पगोडा वाज आल्सो द सिनोनिम व्हिच वाज यूज्ड फॉर द गोल्ड कॉइन्स, ओके? सो ही टॉक्स अबाउट द वरह फर्स्ट ऑफ ऑल सर, है ना? और वो बताता है कि एक वरह का इक्विवेलेंट 2 दिनार के आस-पास हुआ करता था, उसकी पूरी कहानी वो बताने की कोशिश करेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? फिर दूसरा अगर आप देखोगे तो एक और शब्द डालता है परतप शब्द, है ना? तो ही एक्चुअली हाइलाइट्स अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ कॉइन्स जो अब्दुल रज़ाक ने खुद ऑब्जर्व किए थे, वो थे परतप के बारे में सर, ठीक है? एंड ही सेज कि यहाँ पे परतप करके एक और प्रकार के कॉइन्स इश्यू करवाए जाते थे सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट, व्हिच वाज समथिंग कॉल्ड एज़ वन हाल्फ ऑफ द ओरिजिनल। मतलब अगर वरह का वेट जितना होगा 100 ग्राम तो नहीं होगा सर, मतलब से फॉर एग्जांपल 20 ग्राम्स होगा, तो परतप विल बी 10 ग्राम सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे आप लोग, है ना? तो इस तरह से ये कहानी बताने की कोशिश करेगी। और तीसरा हुआ करता था फनम सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट। सो ही एक्चुअली हाइलाइट्स वन मोर काइंड ऑफ कॉइन्स कॉल्ड एज़ द फनम सर। तो वरह, परतप एंड फनम, एंड ये तीनों प्रकार के कॉइन्स को हाइलाइट करता है। इसमें ये बताता है कि दिस वाज 1/10 ऑफ द ओरिजिनल। 1/10 ऑफ ओरिजिनल का मतलब है कि अगर ये 10 ग्राम का है तो ये 1 ग्राम का होगा। 10 का तो नहीं होगा पर करीबन 85 ग्राम का होता है सर, ठीक है? तो ये बहुत छोटा क्वांटिटी का और ये छोटा डिनोमिनेशन का कॉइन हुआ करता था, जो सर्कुलेशन में बहुत काम में आता था सर, ठीक है? तो इससे हमको 2 चीजें पता चलती हैं। व्हेन ही हाइलाइट द टाइप्स ऑफ कॉइन, वी कम टू नो द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमी सर। हमको ये नहीं याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमी, और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मनी करेंसी सिस्टम है वो सर्कुलेशन में थी बाय द टाइम द फॉरेनर्स हैड एंटर्ड विजयनगर सर, गेटिंग पॉइंट, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या-क्या चीजें यहाँ पे चल रही है सर, ठीक है ना? बाकी यहाँ पे कॉपर कॉइन भी हुआ करते थे सर, डिबेसमेंट ऑफ कॉइन्स हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि
क्या थी कि उसका वेट थोड़ा कम करते थे गोल्ड के अंदर 19-20 कर रहे थे, और ये सब ज्यादातर गोल्ड कॉइन्स के प्रकार ही इसमें हाईलाइट किए थे सर, ठीक है। फिर कुछ कुछ कॉइन्स उसने कॉपर के भी बताए थे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो वो डिजिटल करके एक शब्द का उल्लेख करता है, मेरा मानना है ये डिजिटल नहीं है, ये जितल ही है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। पर वो लिख नहीं पा रहा होगा या समझ में नहीं पा रहा होगा, इसके लिए भाई साहब ने डिजिटल लिखा है सर, DIGITEL। आप किताब में देखोगे तो यू फाइंड दिस वर्ड डिजिटल सर, है ना। बट ये जितल है सर। आपको भी पता है कि टंका और जितल जो थे ये सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत, राइट सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये सब कहानी आपको यहाँ से दिखाई जाएगी सर, है ना। और ये बताता है कि भाई क्या क्या कहानी यहाँ से रहती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो एक तो ये कहानी दिखेगी सर, है ना, समझे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। अरे DIGITEL है सर, है ना, तो ये जीतल है। आगे DG क्यों लिखा है, DI या D क्यों लिखा है वो पता नहीं सर, है ना, व्हाई ही हैज रिटन D इन द स्टार्टिंग पॉइंट्स, बट या ही डज ऑब्जर्व दिस पॉइंट्स की क्या क्या कहानी इसके अंदर से रहती है सर, ठीक है। इसके सिवा ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है सर, है ना। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो राजा के हॉल की बात की गई है, ही हैज एक्चुअली रिटन अबाउट द किंग कहाँ पे रह रहा है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। एंड मेनली अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए कि राजा किस तरह से अपने यहाँ पे शासन चलाता था सर, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन हॉल्स के बारे में बताएगा। एक तो नाम थे दीवान खाना सर, ठीक है। सो ही टॉक्स अबाउट द दीवान खाना, और बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पैलेस का मेन पार्ट था, यहाँ पे 40 पिलर का हॉल हुआ करता था जहाँ पे राजा रहता था सर, ठीक है। दूसरा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज वन मोर ऑफिस कॉल्ड दफ्तर खाना। अब दफ्तर खाना बेसिकली एक ऐसी ऑफिस हुआ करती थी जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, मतलब सादी भाषा में देखोगे तो सबके सब कागज और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, आर्काइव्स थे, वो सब रखे जाते थे सर, ठीक है। तो दिस थिंग शोज कि इस समय के दौरान राइटिंग का डेवलपमेंट काफी हुआ है और एवरीथिंग इज कोडिफाइड, है ना। रिकॉर्ड कीपिंग के रूप में आप कह सकते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। तो ये भी चीजें आपको यहाँ से दिख जाएगी सर, है ना, समझे नहीं समझे। तीसरी पॉइंट ही टॉक्स अबाउट द जस्टिस पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि एनी पर्सन हु कम्स टू द कोर्ट, जिसे दीवान कहते हैं, एंड फॉर आस्किंग जस्टिस ही इज गिवन ड्यू जस्टिस बाय द किंग हिमसेल्फ, है ना। तो राजा खुद बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रकार की जस्टिस देने की कोशिश कर रहा है, वो भी इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की थी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। उसके सिवाय ये एक और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के बारे में बताएगा जिसका नाम है दरब खाना सर, है ना। दरब खाना वाज काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे कॉइन्स को रखा जाता था, है ना, सब आपके जो सिक्के होते थे सर फाइनेंशियल सिस्टम्स के रूप में, वो सब रखी जाती थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये भी कहानी आपको यहाँ से दिखेगी जो अब्दुल रज़ाक के द्वारा ऑब्जर्व की गई है सर, व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिकल साइड एंड व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलरली द इनिशियल पार्ट जो अब्दुल रज़ाक ने पॉलिटी के बारे में बताया था सर, ठीक है ना। उसके सिवाय ट्रेजरी हो सकती है, मोस्ट प्रोबब्ली ट्रेजरी और अ प्लेस जहाँ पे ये सब चीजें रखी जाई होगी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो किंग्स के बारे में उसने बताया है, राजा एडमिनिस्ट्रेशन में अपने नोबल्स के साथ बैठा करता था और नोबल्स के साथ बैठ के बेसिकली ना सब चर्चा हो रही थी। हॉस्पिटैलिटी के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कोई एम्बेसडर आता था तो राजा उसको ठीक ठाक काइंड ऑफ ट्रीट किया करता था सर, है ना। तो अब्दुल रज़ाक ने काफी सारी कहानी बताई है और फनम के बारे में लिखा है कि भाई जो भी एम्बेसडर आता था उसको पैसे वैसे दिए जाते थे, वरह दिए जाते थे या जीतल दिए जाते थे बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिकल कंडीशंस एज वेल सर, ठीक है ना। तो रज़ाक बताता है कि as I was in profuse perspiration from the excessive heat and quantity of clothes which I had on me, the monarch took compassion on me and favored me a rich fan of कठाई which he had held in his hands, है ना, कि मैं राजा के दरबार में पहुंचा और मैं पसीना पसीना, मैं पानी पानी हो गया था सारी भाषा में, तो राजा ने खुद का पंखा मेरे को दे दिया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो इसके अंदर हम लोग ये एक चीज लिख सकते हैं कि ही हाइलाइट्स द केस ऑफ द किंग्स कंपैशन एंड हाउ द किंग इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द पीपल सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे आप लोगों के। तो ट्वाइस अ वीक आई वाज समन्ड, अब्दुल रज़ाक लिखता है, ट्वाइस अ वीक आई वाज समन्ड बाय द प्रेजेंस टुवर्ड्स द इवनिंग व्हेन द किंग आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस रिस्पेक्टिंग खान said each time I received a packet of betel, a purse of funum and some miskals of camphor, है ना। तो मैं जब जब राजा के सामने जाता था, राजा कुछ ना कुछ मेरे को पेश करके वापस भेजता था सर, ठीक है ना। तो काफी इंटरेस्टिंगली रज़ाक यहाँ पे राजा के एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कोर्ट और जुडिशरी के बारे में बताने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है सर, है ना। उसमें दीवान खाने का इंपॉर्टेंस याद रखिएगा क्योंकि दीवान खाने के अंदर ही नॉर्मल डे टू डे कोर्ट की एक्टिविटीज चला करती थी सर, ठीक है ना। तो ये चीज अब्दुल रज़ाक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बताने की कोशिश करेगा। अब मिलिट्री सिस्टम में अब्दुल रज़ाक थोड़ा कम लिख रहा है, मतलब व्हेन वी सी दी मिलिट्री साइड की लड़ाई वड़ाई कहाँ पे हो रही है, सेना की संख्या क्या है एग्जैक्टली, वो उसके ऊपर कम लिख रहा है, बट ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के बारे में काफी लिख रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, है ना। तो व्हेन वी सी द केस ऑफ सोसाइटी, तो अब्दुल रज़ाक इज हाइलाइटिंग द केस ऑफ सोसाइटी और बता रहा है कि द सोसाइटी वाज क्वाइट प्रॉस्परस इन नेचर, सोसाइटी काफी प्रॉस्परस है। लोग ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी ऐसे ही 50-50 तोला पहनने की कोशिश करते थे और उनको मिल भी जाती थी सर, है ना। तो ये दर्शा रही है कि भाई ईयर के ज्वेल्स पहनते थे सर, है ना, या गिल्ट ऑर्नामेंट्स पहनते थे। गिल्ट ऑर्नामेंट मतलब ऐसा कोई भी जो चमकीली वस्तु होती है सोने से बनी हुई नॉर्मली सर, है ना, रिस्ट के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, ये सब चीजें यहाँ से मिल जाती होगी सर, ठीक है। तो ये भी इसकी हाईलाइट करवाने की कोशिश कर रहा है सर, है ना। तो बपीदा बन के घूमते होगे एग्जैक्टली सर, है ना, बपीदा वाली कहानी तो आपको ये रज़ाक के केस के अंदर आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो ये रज़ाक ने ऑब्जर्व किया है। दूसरी अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए कि रज़ाक के द्वारा जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई है उसमें मेनली सोसाइटी में वुमेन की कंडीशंस के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले दिखेगा सर, ठीक है ना। और वुमेन की कंडीशंस के बारे में वी कम टू नो अबाउट दी ब्रॉथल सिस्टम दैट इज बीइंग एग्जिस्टेड सर, है ना, इन द एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ द सिटी सर, है ना। तो पहले वुमेन के बारे में हमको 3-4 चीजें दिखेगी। एक तो रॉयल वुमेन के बारे में लिखता है, रॉयल वुमेन के बारे में उनके स्टेटस के बारे में लिखता है, ही इज हाइलाइटिंग द केस कि इनका क्या स्टेटस हुआ करता था, इनको कैसे ट्रीट किया जाता था सर, राइट सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी वो बताता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रॉथल्स इन द सिटी। ब्रॉथल्स का मतलब ये है कि काइंड ऑफ आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ऐसी स्त्रियां जो कमर्शियल काइंड ऑफ आप देखोगे तो फिजिकल पार्ट के थ्रू अपने बॉडी को सेल ऑफ किया करती थी सर, है ना। तो उसमें वो लूज कैरेक्टर के बारे में बताता है कि यहाँ पे लूज कैरेक्टर की लेडीज रहा करती थी, ये सब चीजें उसने ऑब्जर्व की। अब ये कितनी हद तक उचित है कि नहीं है ये नहीं पता है, बट वी कम टू नो अबाउट द टू पार्ट्स ऑफ द विजयनगर सर, है ना। एक पार्ट में ये बोल रहा है कि ऐसा सिटी जो मैंने कभी नहीं देखा, एक ऐसा सिटी जो बहुत प्रॉस्परस था, एक ऐसा सिटी मतलब मैं दुनिया में घूम के आया मेरे को कहीं पे नहीं दिखा। दूसरे साइड के ऊपर ये भी बताने की कोशिश कर रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये यहाँ से आपको मेनली दिखने की कोशिश करेगा सर और वुमेन की कंडीशंस के बारे में। अब सेकंड पार्ट अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए आपको सती सिस्टम के बारे में, तो इन द इनिशियल पार्ट वी आर नॉट एबल टू गेट क्लियर पिक्चर अबाउट ये सती के बारे में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है सर, ठीक है। बट लेटर पीरियड में बाय द पीरियड ऑफ नूनीज वी कम टू नो कि सती वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन द विजयनगर। हो सकता है कि जब इनिशियल पार्ट के अंदर अब्दुल रज़ाक ने ये राजा की बहुत सारी पॉलीगैमस वाइफ के बारे में लिखा था, उसमें इनडायरेक्टली ये ऑब्जर्व कर रहा था कि राजा की मृत्यु के बाद उन स्त्रियों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जो अपने पति के मृत्यु के बाद खुद का भी अपना जीव अल्टीमेटली जो है समाप्त कर देती है। सो वो इनडायरेक्टली ये प्रमोट करवा रहा था कि शायद सती जैसी प्रथा होगी, बट उसने कैटेगोरिकली सीधे सीधे तौर के ऊपर वो सती के बारे में मेंशन नहीं किया है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो द
2 to 3000 एंड द कंडीशन ऑफ इज दैट वॉलंटरी बर्न देमसेल्व्स विद हिम सर है ना, वो वॉलंटरी अपने आप को बर्न करेगी, उनको ज्यादा मेंशन किया जाएगा। तो सती को इनडायरेक्टली वो हाईलाइट करता है, बट इसमें ये तीन कंडीशंस आपको यहाँ दिखेगी, रॉयल स्टेटस वाली, ब्रॉदर सिस्टम्स के बारे में और सती सिस्टम के बारे में, तीन चीजें, और पॉलीगेमी की कंडीशंस के बारे में सर, ठीक है। आखिर में अब्दुल रजाक और क्या ऑब्जर्व करेगा सर, है ना, तो वो ऑब्जर्व करेगा थोड़ी बहुत इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में उसने दो तीन चीजें लिखी है। पहले लिखा है कि एग्रीकल्चर की प्राइसेस यहाँ पे थोड़ी कम है, बट टैक्सेस बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। तो इसमें हम लोग इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं कि इन द इकोनॉमिक कंडीशंस ही टॉक्स अबाउट द प्राइसेस बीइंग लो, बट द टैक्सेस आर क्वाइट हाई सर, है ना, इन द एग्रीकल्चर साइड सर। तो किसानों को दाम मिलते नहीं है और ऊपर से राजा पैसा ज्यादा लेके जा रहा है सर गरीबों पर, ओके समझे। ऑपरेसिव मेथड ऑफ कलेक्शन है, वैसा क्यों है सर, है ना। मेथड ऑफ कलेक्शन एग्रीकल्चर में क्यों है, क्योंकि इनकी स्टेट सिस्टम जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे, दैट वाज वेरी मच डिसेंट्रलाइज्ड, और नयनकारा सिस्टम के थ्रू चलती थी, जहां पे लोकल सामंत हुआ करते थे, वो पैसा कलेक्ट करते थे। अब वो लोग जब पैसा कलेक्ट करने जाते थे तो ऑब्वियस था कि पिटाई हो जाती थी एट टाइम्स, किसानों से प्रेशराइज करके पैसे निकाले जाते थे। तो दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस, दिस इज द पॉइंट की अब्दुल रज़ाक की हाईलाइट करवाने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में ये सब चीजें महाशय ने ऑब्जर्व किया है। बाकी टेक्सटाइल्स के बारे में लिखा है, क्योंकि कैलिकट से आया था तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में लिख रहा है, गिल्ड के बारे में लिख रहा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट उसने जब सिटी प्लानिंग के बारे में लिखा तो ही रोट अबाउट द गिल्ड सिस्टम। अब गिल्ड सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा सर, है ना, बाजार के अंदर क्या क्या चीजें रहती है और गिल्ड कैसे काम किया करते थे। यू माइट बी अबाउट द गिल्ड्स, हमने एंशिएंट इंडिया में गिल्ड सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। तो सिटी का जो प्लानिंग किया गया था ना, उसमें गिल्ड्स आधारित प्लानिंग किया गया था। कहीं पे टेक्सटाइल की गिल्ड रहती थी, कहीं पे आप पकड़ने की कोशिश करिए कि एक गिल्ड रहा करती थी जहाँ पे चमड़े का व्यापार हो रहा है, एक कहीं पे गिल्ड होगी जो मेटल की चीजें बना रही होगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो यू विल फाइंड कि ये गिल्ड सिस्टम के बारे में बताएगा कि यहाँ सिटी का जो प्लानिंग था, गिल्ड सिस्टम बहुत चलेगी। एंड फाइनली ही आल्सो हाइलाइट द केस ऑफ द पोर्ट्स, है ना। तो वो थोड़ा एक्सैजरेट करके बताता है कि इनके पास 300 से ज्यादा पोर्ट्स हुआ करते थे, इतने तो पोर्ट्स नहीं होंगे, बट या वेस्ट कोस्ट के ऊपर वी कैन सी द पोर्ट्स वर डेवलप्ड बाय द विजयनगर किंग्स। उसमें मैंगलोर से लेके आज के मॉडर्न डे आपका कन्नौर वाला रीजन है, कन्नूर रीजन केरला सर ना, वहाँ पे मलाबार वाले रीजन में इनके पास पोर्ट्स हुआ करते थे। ये सब चीजें अब्दुल रज़ाक ने ऑब्जर्व किया था सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी कहानी थी अब्दुल रज़ाक की, वो बताता है कि क्या क्या स्टोरी रहती है, फिर वो महल वहल के बारे में लिखता है, उसका जो पोर्टिको जो मतलब जो एंट्रेंस हुआ करता है बहुत बढ़िया था सर, है ना। और फिर उसमें गोल्ड के स्टैच्यूज के बारे में लिखता है कि यहाँ पे सोने की मूर्तियां हुआ करती थी सर, है ना। तो ये सब कहानी आपको दिखेगी, और फिर मैंगलोर से बैठ के फाइनली गोज बैक, ओके। तो मैंगलोर वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट अब्दुल रज़ाक के बारे में वो ऑब्जर्वेशंस में हमको यहाँ हाईलाइट करवाएगा सर, ठीक है। तो रज़ाक वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव राइटर, क्योंकि एक तो ही वाज नॉट हैप्पी व्हाइल कमिंग टू इंडिया, आया तो काफी लंबे समय तक रुका भी है, एंड बिकॉज ही स्टेड बैक फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स के आसपास का टाइम पीरियड है, तो ही कुड राइट मोर इलॉबरेटली एंड ही हैज कवर्ड मल्टीपल डायमेंशंस, है ना। अब आप कंपेयर करिए कौनती और रज़ाक को, तो हु इज मोर रिलेवेंट, सो इट इज ऑब्वियसली अब्दुल रज़ाक सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। चलिए किसका बर्थडे आ गया भाई सर, गजला का हैप्पी बर्थडे सर, है ना। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गजला, एंड जीवन में आप प्रगति करिए, सुख समृद्धि हासिल करिए, माता पिता का नाम और रोशन करिए, है ना, और आपकी जितनी भी ख्वाहिश है सर, आपकी जो भी इच्छा है वो फुलफिल हो जाए, है ना। चलिए ठीक है, तो पार्टी बाकी रह गई है आपकी, है ना, तो पार्टी तो हमारी भी बाकी है सर, तो जब मिलेंगे तब पार्टी ले लेंगे आपसे सर, है ना। चलिए हाँ, ऑफलाइन ऑफलाइन होते तो यहाँ पार्टी आ जाती, समोसा चाय का नाश्ता हो जाता भाई, है ना। बोले आज तो कचौड़ी, ठंडी ज्यादा है तो बोले काम करते हैं पकौड़े खाएंगे सर, ठंडी में पकौड़े और चाय की मजा अलग है ना सर। आज मौसम है बड़ा बेईमान, और हम काम भी कर रहे हैं सैटरडे संडे को। पहले मेरे को लगा कि मैं 13 से शुरू कर दूं लेक्चर, ब्रेक लिया है तो हफ्ता 10 दिन का, फिर है ना कि लीनियरिटी टूट जाएगी, ऐसे भी एक हफ्ता ब्रेक हुआ है ना। तो पहले भी चालू कर दो सर। चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई कि क्या क्या कहानी है। गुजरात के कोस्टल एरियाज में ठंड नहीं पड़ती है, कोस्टल एरियाज में है बट उतनी नहीं होती है सर, मतलब एक्सट्रीम ठंड नहीं होगी, एक्सट्रीम ठंड ऊपर की साइड में होगी, नॉर्थ गुजरात में, सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात में चला जाता है 0 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक, है ना। ऊपर कच्छ नॉर्थ गुजरात ये सब चला जाता है। अहमदाबाद में होता है 10 डिग्री के आसपास, 10-15 मतलब जब ऊपर बर्फ होती है ना तब अहमदाबाद में ठंड बढ़ती है सर, या वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण कुछ हुआ ऊपर नीचे। बाकी तो यहाँ ऑलवेज 15 के आसपास, 10-15 के बीच में रहता है, मतलब उतना जीरो नॉर्थ गुजरात में रहता है। मतलब मेरा नेटिव है, वहाँ चला जाता है। वहाँ सुबह सुबह हम लोग कभी तापमान देखते थे, गाड़ी वाड़ी का बोनेट चालू करो, गाड़ी में आता है ना टेम्परेचर, तो देखते थे हाँ 4 डिग्री दिखा रहा है, मतलब होगा, मतलब कड़ाके की ठंड है सर। बाकी थर्मोमीटर से कैसे पता चलेगा सर, ना सर, वो हमारे पास वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला तो है नहीं, तो गाड़ी चालू करो, सेल मारेंगे, ठट ठट करेगा, और फिर वो डिजिटल तो गाड़ी में आते हैं ना थर्मोमीटर सर, नई गाड़ी में तो सर। गाँव जाता हूँ मैं, देखता हूँ अच्छा कितना है, तो सुबह उठ के गाड़ी में देख लो, पता चल जाता है। चलिए, तो दैट इज द मोर एक्यूरेट थिंग ना, बोनेट कितना ठंडा हुआ है, स्टार्टिंग में भी टुक टुक करता है तो समझ में आता है कि भाई ये देखो। चलिए लेट मी कम बैक, ओके। तो ये अपना ये है, क्या कहते हैं, रज़ाक है सर, है ना। अब एक दो और इसके बाद तीसरा है निकितिन सर, है ना। पोर्चुगीज को कल करेंगे क्योंकि पोर्चुगीज आर मोर रिलेवेंट, है ना। अब निकितिन की कहानी क्या है सर, है ना, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ निकितिन, और इनकी साथ क्या हुआ था, ये क्यों इंडिया आए थे, किस तरह से आते हैं सर, है ना। तो ये आए होते हैं रशिया से सर, है ना, और रशिया से भारत की तरफ आए सर, केरिंग पॉइंट, ओके। और ये एक्चुअली में व्यापारी था, है ना, ही वाज मोर ऑफ अ मर्चेंट एंड ही वाज नॉट एन एम्बेसडर। तो इसमें एम्बेसडर जो थे वो ये आपको मिलेंगे सर, केरिंग पॉइंट, ओके। एंड फिर इनमें से गार्शिया डी और नहीं था सर, है ना। पेस और बारबोसा ये दोनों के दोनों एम्बेसडर के रूप में आपको दिख जाएंगे। नूनीज भी थोड़ी एमिसरी के रूप में ही थे सर, ठीक है। तो इसमें से 3 लोग थे आपको। अब देखिए निकितिन की कहानी क्या है कि वो वाज अ मर्चेंट और ये व्यापारी के रूप में थे। ये तब पावर के ऊपर आया जब ये इंडिया के अंदर आता है, तब इनफैक्ट आप पकड़ने की कोशिश करिए कि विजयनगर में संगम डायनेस्टी का एंड होने की शुरुआत थी, और संगम के बाद सुलुवा डायनेस्टी जो है वो पावर के ऊपर आने की तैयारी थी, अभी आई नहीं थी सर, है ना, बट इट इज स्टिल टाइम फॉर दैट, बट वही लास्ट पीरियड में ही आता है, ठीक है ना। अब ये आया था रशिया से सर, ठीक है ना। अब ये वहां से रशिया से आए थे, और ये प्रैक्टिकली अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए सर, है ना, यू ट्राई टू सी द केस ऑफ निकितिन कमिंग टू इंडिया, तो निकितिन एक्चुअली भारत में आया है 1469 में सर, है ना। और 1469 में जब भारत में आया, इन द अर्ली पार्ट निकितिन केम टुवर्ड्स कैम्बे, क्योंकि ये सब एक्चुअली ज्यादातर आप देखोगे तो वेस्ट कोस्ट में ही आएंगे जितने भी लोग आते हैं ना, और वो दो ही जगह के ऊपर आएंगे, या केरला में उतरेंगे या आप देखोगे गुजरात में उतरेंगे। यू नॉट फाइंड ट्रैवलर्स कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ये बॉम्बे वाला रीजन है या मैंगलोर वाला रीजन है सर, आएंगे तो सीधा यहाँ पे आएंगे गुजरात में कैम्बे में, भरूच वाले रीजन में, या कैलिकट में आएंगे, क्योंकि यही दो सबसे मेन अट्रैक्टिंग पॉइंट्स थे फॉरेनर्स के लिए, कन्फ्लुएंस होता था वहाँ पे सर, ठीक है। बाकी सारे पोर्ट्स उतने डेवलप नहीं होते, जैसे मैंगलोर पोर्ट हुआ करता था सर, ठीक है ना, पर मैंगलोर वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड, ओके। कैम्बे से प्रश्न आएगा सर आपका ज्योग्राफिकल मैपिंग के अंदर, है ना, मतलब वो 2.5 मार्क्स का जो मैपिंग की लोकेशन आती है ना सर, वो कैम्बे पूछता है, उसने एक दो दफा पूछा हुआ है पिछले क्लासेस में भी, मतलब पिछले पेपर में भी सर। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि देखो वेस्टर्न साइड में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि बोल शेप टोपोग्राफी है, तो हार्बर अच्छे बन जाते हैं, मतलब यू गेट गुड
वाटर कंडीशंस एज वेल, जहाँ पानी आ सकता है, स्टेबल रहता है सर, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज कि पोर्ट डेवलप करने के लिए पीछे पॉलिटी और इकोनॉमी भी चाहिए ना सर। गुजरात क्या हुआ, ट्रेडिशनली सल्तनत और उसके पहले के समय से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली वो डेवलप हो चुका है सर। तो वहाँ पे पोर्ट बनते रहे सर, समझे आप, भरूच, कैम्बे, सूरत, ये सब जगह पे आपके बनते रहे सर, है ना। गेटिंग पॉइंट। लोथल कहाँ पे, कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात में, वही है ना सर, समझे नहीं समझे। Okay। वैसे कैलिकट के साथ हुआ, क्योंकि लोअर है एंशिएंट एरिया में, संगम में देखोगे मुजीरी करके पोर्ट हुआ करता था, टोंडी मुजीरी वही है ना, उसी के लाइन में ही आपको ये दिखेगा कैलिकट जस्ट ऊपर की तरफ। तो दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस कि वहाँ पे पोर्ट्स दिख रहे हैं। मैंगलोर में एक टाइम के ऊपर बहमनीज कंट्रोल कर रहे थे, फिर दखनीज आए और फिर उसके बाद विजयनगर ने थोड़ा बहुत कैप्चर किया था। तो वहाँ इंस्टेबिलिटी बहुत थी सर, है ना। बॉम्बे वाला रीजन तो डेवलप ही नहीं हुआ था, बॉम्बे तो ब्रिटिश के समय के बाद डेवलप हुआ सर, मुंबई आज का, है ना, जेएनपीटी और ये सब, तो तब तो था नहीं सर, है ना। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि भाई जो डेवलपमेंट है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, बीच में थोड़ा आपको कम, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं थे। ports were existing, but they were not flourished, or that did not attracted foreigners in huge numbers, है ना। चलिए सर, ठीक है ना। तो ये निकितिन आया सर, निकितिन कैलिकट में, ये क्या कहते हैं अपना, गुजरात की तरफ आएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये गुजरात में आता है, गुजरात में कैम्बे में आया, कैम्बे से फिर महाराष्ट्र की तरफ गया और फिर महाराष्ट्र से फाइनली ही गोस टू बीदर सर, है ना। तो ये महाशय की कहानी ये है कि ये बीदर में जाता है सबसे पहले सर, ठीक है। वही बीदर जो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि विच वाज द कैपिटल ऑफ द बहमनी सुल्तान, है ना, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। अब खासियत ये है कि ये उस समय के अंदर बीदर में गया होता है जब महमूद गवान बीदर के ऊपर रूल कर रहा है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। सो ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ महमूद गवान एंड ही हाइलाइट्स कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बीदर इज बीइंग रन सर, गेटिंग पॉइंट। अब गवान पर्शियन ओरिजिन का था, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, परदेसी वर्सेस दी दखनीज की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है सर, ठीक है। तो क्या ये बीदर के अंदर ये सब चीजें चल रही है, उसको हाईलाइट करेगा कि नहीं करेगा सर। तो यस, डेफिनेटली ही विल बी हाइलाइटिंग व्हाट इज हैपनिंग इन बीदर सर, ठीक है। सो ही टॉक्स अबाउट द गवान एडमिनिस्ट्रेशन, महमूद गवान वाज द रूलर एट द टाइम, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीदर सर, है ना, पीएम हुआ करता था गवान सर। तो बीदर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखता है, बीदर के फोर्ट के बारे में लिखता है, बीदर की आर्मी के बारे में लिखता है। वो लिखता है कि यहाँ पे किस तरह से रिकॉर्ड्स को रखा जाता था, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता था सर, ठीक है। गवान खुद बेसिकली राजा के रूप में पर्शियन सेलिब्रेशंस कर रहा था, तो ईद फेस्टिवल्स के बारे में बताता है, किस तरह से यहाँ पॉम्पस के थ्रू, मतलब है ना, सेलिब्रेशंस को थोड़ा लार्जर देन लाइफ बताने की कोशिश करा। और आखिर में इसने ये भी बताया है कि कैसे यहाँ पे बहमनी स्टेट की विजयनगर के साथ लड़ाई हो रही है सर, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों कंटेम्पररी हुआ करते थे, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष भी हो रहा था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे किस। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको हाईलाइट करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। तो ये महाशय ना एक्चुअली घोड़ा लेके आए होते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ये घोड़ा लेके आया होता है, तो रास्ते में फिर इसको एक दो बार लूट लिया गया और पकड़ा गया, और फिर ये बहमनियों ने इसको पकड़ के पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे सर। तो इसने कहा कि मैं तो व्यापारी हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई तू व्यापारी है तो तेरे पास कुछ बेचने के लिए सामान भी होगा ना, इंटेलिजेंस का तो काम कर रहा है नहीं। बोला कि देखो ये घोड़ा लेके आया था सेंट्रल एशिया से, चाहिए तो लेके जाओ सर, है ना। सो देन वो घोड़ा बेच के फिर निकल जाए सर, है ना। तो इसकी अलग ही कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। बट या ही टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दी बहमनीज एंड द विजयनगर कोर्ट सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहले तो ये चीज हाईलाइट करने की कोशिश करेगा सर, है ना। दूसरी वो फिर उसके बाद इस तरफ आया टुवर्ड्स विजयनगर, है ना। बहमनी स्टेट थोड़ा नॉर्थ में है ना सर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं भी बताया था कि बहमनी स्टेट जो है वो थोड़ा नॉर्थ में है सर, यहाँ पे है, बीदर है, यहाँ पे गुलबर्ग एंड बीदर, दे वर द टू कैपिटल्स ऑफ द बहमनी किंगडम, है ना, कैपिटल शिफ्ट हुआ था। तो देन ही कम्स टुवर्ड्स विजयनगर, वो थोड़ा नीचे की तरफ आ गया सर, ठीक है। तो नीचे की तरफ आया तो उसने फिर यहाँ पे और भी चीजें ऑब्जर्व की है सर, है ना, भारत के अंदर, एंड ही हाईलाइटेड व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड इन इंडिया सर, है ना। तो निकितिन क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करता है सर, ठीक है। तो पहले तो निकितिन ने टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है, एंड ही हैड एक्चुअली टॉक्ड अबाउट अ टेंपल कॉल्ड एज मल्लिकार्जुन टेंपल। मल्लिकार्जुन टेंपल के बारे में बताता है कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग उसको दिखा है। ज्योतिर्लिंग का मतलब वो डायरेक्टली उसको तो पता नहीं था कि ज्योतिर्लिंग है सर, ठीक है। बट उसका जो डिस्क्रिप्शन दे रहा था वो दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पे एक शिव जी का टेंपल हो सकता था, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो एक तो ये कहानी ये बताने की कोशिश करेगा टेंपल आर्किटेक्चर के रूप में। दूसरा बताता है कि यहाँ पे अकेला मंदिर नहीं है सर, ये पूरा प्रीमाइसेस ही इसके ऊपर है सर। और ये दर्शाता है टेंपल टाउन्स का डेवलपमेंट होना सर। और आप याद करिए पिछले क्लास को चोला टेंपल्स के समय पे हमने देखा था कि साउथ इंडिया में ये टेंपल टाउन का कांसेप्ट बहुत चला है, जो फिर नॉर्थ में भी आपको मथुरा है या वाराणसी है, ये दे आर नोन एज टेंपल टाउन। तो यू विल फाइंड कि ये जो टेंपल टाउन्स का कांसेप्ट है ये उसको हाईलाइट करवा रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल फाइंड कि ये टेंपल टाउन्स की स्टोरी के अंदर आपको यहाँ से दिखेगा सर, है ना, जो इकोनॉमी के बारे में हाईलाइट कर रहा है सर, मतलब जो पूरी कल्चरल और सोशल गैदरिंग के बारे में बता रहा है सर, ठीक है। दूसरी ये भाई साहब इकोनॉमी के बारे में ऑब्जर्व कर रहा है, और इकोनॉमी में तीन चार चीजें उसने लिखी है। एक तो उसने बाजारों के बारे में लिखा है इस समय के दौरान कि भाई क्या क्या बाजार थे, किस तरह से व्यापार हो रहा है अलग अलग प्रकार के सर, ठीक है। ये मार्केट में स्लेवरी सिस्टम के बारे में हाईलाइट कर रहा है, एंड दिस थिंग शोज कि स्लेवरी सिस्टम इज स्टिल एग्जिस्टिंग। अब स्लेव्स कहाँ से आए होंगे, तो अगर आप बहमनी स्टेट को याद करें तो इथोपियन स्लेव्स आते थे, एबिसिनियंस, है ना। तो एबिसिनियंस को यहाँ पे बिठा दिया जाता था स्लेवरी के रूप में, तो शायद तक इनकी बात कर रहा है सर, ठीक है। दूसरी ये व्यापार के अंदर सिल्क क्लॉथिंग की बात कर रहा है, टॉकिंग अबाउट द सिल्क क्लॉथिंग, ये कपड़ों की बात कर रहा है सर, है ना। तो दिस थिंग शोज कि भाई भारत से यहाँ पे व्यापार हो रहा है सिल्क क्लॉथिंग के रूप में सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। दूसरी ये बता रहा है कि फॉरेन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, व्हाटएवर थिंग्स दे यूज्ड टू इंपोर्ट डाउन सर, है ना। कोई भी सामान ये लोग जब भारत में मंगवाते थे फॉरेनर्स, तो उनके लिए बेसिकली काफी सारी इनफैक्ट है ना इंपोर्ट ड्यूटी इनके ऊपर पेश की जाती थी, उसके बाद इनको व्यापार की अनुमति मिलती थी सर, ठीक है। तो ये भी कहानी ये पता चलती है सर, ठीक है। भारत की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में, खास करके क्रॉपिंग सिस्टम में, इकोनॉमी के अंदर ही और एक्सपोर्ट में बहुत दो क्रॉप सबसे ज्यादा काम में आते थे, इंडिगो और पेपर। इन दोनों के बारे में लिखता है कि इसकी क्वांटिटी एबंडेंस में अवेलेबल है, पर इसके जो प्राइसेस है लोकली बहुत चीप है, पर अगर कोई फॉरेनर लेने जाए तो उसके लिए महंगे है सर, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस ही है कि भाई लोकल्स के लिए तो चीप ही होगा सर, और विदेशी के लिए महंगा होता है सर, है ना। तो वो तो जग जहर नियम है ना, उसमें कौन सी नई बात है सर, ठीक है। क्योंकि आप पकड़ने की कोशिश करिए, आज की तारीख में आप विदेश में जाओ, यू गो टू सम फॉरेन कंट्री, ओके, और वहाँ आप कोई भी लोकल चीज खरीदोगे तो आपको महंगी लगेगी, यू विल बी डूइंग मल्टीप्लिकेशन इनटू 70 इनटू 80 इनटू 100, और वैसी की वैसी चीज आप भारत में खरीदोगे तो आपको सस्ती लगेगी सर, ठीक है। तो अब उल्टा हो गया बिकॉज ऑफ द करेंसी सिस्टम कि कोई विदेशी भारत में आता है तो उसको सस्ता ही लगता है सर, ठीक है। बट अब भारत का वो क्लास बदल गया है सर, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअली दिसंबर महीना एनआरआईज का महीना है, अभी फ्लाइटें बीच में खुली भी है, तो काफी लोग आ रहे हैं, ओमिक्रॉन लेके भी आ रहे हैं, अभी ओमिक्रॉन जो भी आ रहा है। तो अभी मैं एक्चुअली बिजी था थोड़े बहुत फंक्शंस में सर, है ना। तो इसमें काफी सारे एनआरआई 7-8 साल 10 साल के बाद अभी मेरे को मिले, है ना। तो आई मेट अ ह्यूज नंबर ऑफ, उनकी कहानियां बीच बीच में आती रहेगी, चिंता मत करिए सर, ठीक है। तो गैदरिंग में था, तो ओ माय गॉड तू बदलाई गयो छे आटलो महंगो अमदावाद में। हाँ भाई अब ठीक है, मतलब तुमको ये लगता था कि खाली तुम ही वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहे हो। अब आई मेट अ गाय हु केम टू इंडिया आफ्टर 11 ईयर, वो 2010 में आया था, ये दिस इमेज ऑफ गुजरात इंडिया, ओवरऑल इंडिया की इमेज उसकी 2010 की थी। अब 11 साल में तो यार इंडिया कहां से कहां पहुंच गया सर, है ना।
बोले अच्छा ये ब्रांड भी, अच्छा ब्रांड अहमदाबाद में आ भी गई है, इंडिया में आ भी गई है। मतलब तुम्हें मतलब क्या है, मतलब वी आर लिविंग इन सम, है ना, हम स्लम्स में रह रहे हैं, इनको यही लग रहा है सर, ठीक, अच्छा ये भी है, ओके। फिर एप्पल को लेके बात कर रहा था, बोले एप्पल कि मतलब कितने पीस बिकते होंगे ये वो, तो मैंने उसको कहा कि खाली अहमदाबाद में करीबन ऑथोराइज्ड रीसेलर 25 से ज़्यादा दुकान है, 25 से भी नहीं, 40 के आसपास स्टोर्स है टोटल, खाली रीसेलर्स के, बाकी दुकानों में बेचते होंगे, मॉल्स वॉल्स में मिलते होंगे, वो तो अलग शोरूम वाले भी रखते हैं ना, रिलायंस एंड क्रोमा एंड ऑल दिस पीपल। बोले क्या, तो मैंने बोला तुम जाओ लेने, कलर मांगने जाओ शायद नहीं, बोले इतनी सारी डिमांड है, मैंने बोला दिस थिंग शोज द प्रॉस्पेरिटी है ना, लोग करके तो करके लेकिन नवाब के लड़के सर, ठीक है। मैंने बोला ईएमआई में भी फोन दे देंगे सर, है ना, 50 रुपए की सैलरी होगी पर प्रो मैक्स लोगे वो बंदा, लोग ही ऐसे सर, है ना, पड़ी नहीं आगे की, बोले फ्यूचर देखा जाएगा, पैसा नहीं भरेंगे तो ईएमआई वापस फोन लेके जाएगी बैंक वाले सर, है ना, समझे। तो मतलब दिस गाइज वर वेरी मच सरप्राइज्ड, ओके, इनको ये लग रहा था कि भाई अलग ही है भारत की कहानी सर, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी के बारे में मेरे को पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी, बोले हाँ तुम्हारा एडिशन करता है पर कुछ है, मतलब दिस स्टे इन न्यू जर्सी में, जैसे सब कॉलेज एडिशन में बहुत गुजराती, मतलब पूरा छोटा गुजराती बसता है वहाँ पे। तो बोले ये तो एडिशन से भी महंगा है, मैंने बोला होगा ना सर, ठीक है, तुम कहाँ पे यू आर स्टैंडिंग ऑन प्राइम प्रॉपर्टी, जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जगह देखनी है, तो उनको अकल ठिकाने आ गई, बोली यार ये तो बहुत महंगा है सर, है ना, समझे। चलिए तो एक दिन छोला भटूरा खाने लेके गया, अब यहाँ मैं छोला भटूरा यहाँ खिलाने लेके गया, वो 250 रुपए की डिश है छोला भटूरा की, बोले वहाँ तो हमको $2 में मिल जाता है, मैंने बोला तो जाओ सर वहाँ पे, यहाँ क्यों आए सर, ठीक, $2 मतलब कितना होगा, 150 रुपये सर, 75 के हिसाब से काउंट कर दो सर, 75 सर, है ना। तो वो कन्वर्ट करा, तो बोले यार तो महंगू, मैं हाँ भाई ठीक है, यहाँ तो खाते हैं, पीपल स्पेंड मनी फॉर दैट, चलिए लेट मी कम बैक। तो वो लिख रहा है कि फॉरेनर्स के लिए थोड़ी चीजें कॉस्टली हुआ करती थी और उनके ऊपर ड्यूटीज भी इंपोर्ट की जाती थी स्टेट के द्वारा। इंडिगो, कॉपर जैसे पेपर जैसी चीजें जो है बेसिकली वो यहाँ पे चीपली अवेलेबल है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था सर, ठीक है ना, समझे। दूसरी पॉइंट, ये महाशय भी डायमंड माइंस के बारे में बताता है, ये भी गोल्ड ज्वेलरी के बारे में बताएगा सर, ठीक है। तो आप देखिए कि जितने भी फॉरेनर्स आए हैं, आप पहले 3-4 को आप याद करिए, सब ने यहाँ पे डायमंड और गोल्ड के बारे में बताया सर, ठीक है, बिकॉज ही केम फ्रॉम कैम्बे एंड ही केम टिल विजयनगर, और फिर विजयनगर से वो नीचे की तरफ गया निकितिन, तो ही एक्चुअली हाइलाइट्स द केस ऑफ कैलिकट एज वेल सर, ठीक है, करीम। सो होता यह है कि ये कैलिकट की भी हाईलाइट करेगा और ये बताता है कि कैलिकट पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अब्दुल रज़ाक भी कैलिकट के बारे में लिखता है सर, या इसके पहले वाले भी कैलिकट के बारे में लिखेंगे, तो दिस थिंग शोस कि कैलिकट का अपना खुद का सिग्निफिकेंस है सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। अब ये भाई साहब रहते थे बहमनी स्टेट में, बीदर वाले रीजन में, और फिर वहाँ पे इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत बन गया क्योंकि एक मतलब गोरा था, विजयनगर में तो बहुत गोरे आके गए सर, और ये डायरेक्ट विजयनगर के साथ सीधा कोर्ट में तो आया नहीं था सर, तो इसको किसी ने एक दिन कहा कि जजिया देना पड़ेगा आपको सर, है ना, समझे। सो ही वाज प्रेशराइज्ड टू कन्वर्ट टू एंड ही वाज प्रेशराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, समझे आप लोग। तो एक ऐसी सिचुएशन भाई साहब के साथ हो गई कि इसको लगा कि बेटा आप निकल जाते हैं सर, तो इसने अपना नाम बदल दिया सर, है ना, इसने नाम बदल दिया ख्वाजा यूसुफ खुरासनी। खुरासनी क्यों, क्योंकि खुरासन इज अ प्लेस इन सेंट्रल एशिया, है ना। तो ये बोलता है कि मैं निकितिन नहीं हूँ सर, ठीक है, आई एम ख्वाजा यूसुफ खुरासनी सर, है ना, समझे। एंड ये नाम बदल के थोड़े टाइम तक रहा, फिर निकल गया सर, है ना। तो फिर वो महाराष्ट्र गया, दबुल वाले रीजन में, वो महाराष्ट्र कोर्ट, महाराष्ट्र के समुद्र किनारे पे दबुल, कर्नाटक महाराष्ट्र वाले रीजन। तो वो दबुल गया, दबुल से फिर भाग गया सर, है ना, वहाँ से अफ्रीका होते हुए फिर मस्कत होते हुए रशिया निकल गया सर, ठीक है ना, समझे। तो अलग ही कहानी आपको निकितिन की दिखेगी। इनफैक्ट निकितिन के ऊपर एक पिक्चर बना है परदेसी करके सर, ठीक है। तो देयर इज अ मूवी कॉल्ड एज परदेसी, जो निकितिन के ऊपर बना है सर, ठीक है ना। तो ये निकितिन की कहानी है जो भारत में आपको मिलेगी सर, ठीक है ना। तो ये व्यापारी था, इसने ज्यादातर बहमनी सेंट्रिक लिखा है सर। अब देखिए बहमनियों में अभी तक एक भी प्रश्न फॉरेनर्स का आया नहीं है, बट देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल सर, है ना, कि भाई he wrote more about the Bahmani kingdom क्योंकि he stayed in that region of Bidar and Gulbarga and towards विजयनगर वाले रीजन में, और कैलिकट तक भी गया होता है सर, ठीक है। बट या तो उसका ये है कि इसका कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, कल हम लोग पोर्चुगीज को एक आध घंटा डिस्कस करेंगे क्योंकि 1 घंटा पोर्चुगीज में जायज है, मसाला काफी मिल जाएगा। और फिर उसके और क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स ही यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे सर, क्योंकि सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, रिलीजन, सब प्रैक्टिसेस आपको यहाँ से मिलेगी। फिर तो हम लोग को पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी याद रखनी है, और कृष्णदेव राय के ऊपर जो स्पेसिफिकली प्रश्न है, और विजयनगर के स्टेट के बारे में। तो मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैं लड़ाई नहीं बता रहा हूँ कि भाई इस दिन लड़ाई होगी, मैं तालीकोटा के बारे में जरूर से डिस्कस करूंगा कि उसकी सिग्निफिकेंस बताइए, क्योंकि जैसे हमने टरेन को डिटेल में पढ़ा है या आप पकड़ने की कोशिश करिए, अशोक के कलिंग कैंपेन को पढ़ा है सर, ठीक है ना, गिरिंग ओपन। तो तालिकोटा इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, समझे, क्योंकि बैटल ऑफ तालिकोटा में ट्रांजिशन हुआ था विजयनगर के लिए, बहुत सिग्निफिकेंट डाउन फेज की शुरुआत होती है, तो उसको जरूर से पढ़ेंगे। तो कल हम लोग मोटे-मोटे तौर के ऊपर उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉइंट्स को हम लोग खत्म करेंगे सर, है ना। एंड फाइनली देन विल बी कंक्लूडिंग द पोर्शंस एज़ वेल, ओके, कि आर्किटेक्चर, तो मोस्ट प्रोबब्ली परसों ये खत्म होगा और एक 1-2 सेशंस होंगे सर, है ना। 1 या 2 सेशन, मैंने 2 तो डाले थे टाइटल में, पर आपको भी पता है अपना टाइटल वाइटल तो मैच होता नहीं है सर, ठीक है। तो इसके लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, रेज़ टू पावर 20 सर, है ना, रेज़ टू पावर 35 सर। नहीं वो अभी चेंज हो जाएगा सर, है ना। अभी the platform is getting upgraded और most probably ये platform में I will have the liberty to edit the title after the completion of class, है ना। तो we have suggested to the team as well, तो पूरा उसमें है, पूरा सिस्टम को बदलना पड़ता है, तो प्लीज it will take some time, but यह हो जाएगा सर, है ना। तो अभी रिसेंटली हमने सजेशन दिए थे, मैंने कहा कि यार ये करवा दीजिए क्योंकि हमारे टाइटल के साथ कभी मैच होंगे नहीं, तो फिर बच्चों को रिकॉर्ड, और इवन मुझे खुद को भी क्लास ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को कभी-कभी होता है कि यार मैंने उस दिन क्या पढ़ाया था, मेरे को देखना है, समझे, है ना, कुछ क्वेरी हो गई है, तो मेरे को भी क्लिक करके अच्छा हाँ ये ठीक है। तो अगर एटलीस्ट रिकॉर्डिंग ये टाइटल मैच हो गया तो वही क्लास खुलेगा ना सर, है ना, दैट मेक्स सेंस। ओके, जीएस का कोर्स बेटा 15 तारीख से आ जाएगा ना, आज आपको कोर्स, आज या कल में कोर्स लॉन्च हो जाएगा सर, ठीक है। बाय 15 दिसंबर यू विल गेट द कोर्स, ठीक है, जनरल स्टडीज का। मोस्ट प्रोबब्ली वर्ल्डिस्टिक का एक छोटा सा क्रैश कोर्स कर देंगे हम लोग, टेलीग्राम भी करवा देता हूँ आज, ये वीकेंड में पूरा रेडी हो जाएगा सब कुछ आपका, टेलीग्राम जीएस ये वो सब कुछ, है ना, समझे। तो आज कंक्लूड करते हैं सर, है ना। यस प्लीज, कंपाइलेशन भी डाल देते सर आज। अब विजयनगर की थोड़ी बाकी एडिटिंग करना, है ना। हाँ भाई आकाश, क्या है आपका डाउट? चलो हाँ जी आकाश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर मेरा डाउट सर 6th सेंचुरी बीसीई को लेके है सर। उस टाइम पे सर जैसे कि सोसाइटी में सर हेटेरोडॉक्स सेक्ट का इमरजेंस हो रहा था, और सर वो सबकी सब है ना एस्ट्रिज्म प्रीच कर रहे थे। सबकी सब क्या प्रीच कर रहे थे सर? वो मतलब संन्यास, मतलब मोक्ष की तरफ ले जा रहे थे, मतलब दुनिया मटेरियलिज्म थिंग्स से दूर लेके जा रहे थे सर सब ज्यादातर। और सर उस टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ रहा था।
तो सर ये दोनों सर ये एक साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सर अगर सोसाइटी सर कंज्यूमरिज्म नहीं होगी सर, डिमांड कैसे हेटेरोडॉक्स सेक्ट हर एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट कंज्यूमरिज्म या मटेरियलिज्म से अलग नहीं लेके जा रहे थे. You see the case of Charvak Darshan, okay? They never advocated this point of view. The same was the case of the Sankhya Darshan. They also never advocated going away from materialistic part of life, okay? Charvak actually supported that, okay? बुद्धा never said that कि भाई आपको संसार त्याग देना चाहिए, सर, समझे? Okay? सीधे सीधे तौर के ऊपर बुद्ध ने कहा कि भाई सांसारिक जीवन जी के लिए आप अपना कर्तव्य पालन कर सकते हो, but you follow the righteous path, okay? समझे? जैनियों के अंदर भी ये हुआ कि जैनियों में भी पांच व्रत जो थे ना, महाव्रत या अनुव्रत. अनुव्रत और महाव्रत में फर्क क्या है? महाव्रत आर टेकन बाय द जैन साधु संत, मतलब जो महाराज साहिब बन गए, जिन्होंने दीक्षा ले ली. अनुव्रत इज अ सेम काइंड ऑफ lenient way of व्रत which can be taken by a common man comfortably living his worldly life as well, but उसमें कुछ कुछ चीजों को फॉलो करिए सर. तो दे डायरेक्टली नेवर एडवोकेटेड. इसके लिए तो ये फ्लरिश हुआ ना सर. जैनियों के अंदर क्यों फ्लरिश हुआ? जैनिज्म को सबसे ज्यादा आप देखिए कि मर्चेंट क्लास ने क्यों महत्व दिया. अगर जैनी ये कहते हैं या जैनी सिद्धांत ये कहता है कि आपको सब कुछ संसार 100% त्याग देना है, तो द व्यापारी और द मर्चेंट क्लास विल नॉट एडवोकेट दिस वे ऑफ लाइफ ना, बोले कि हम क्यों जाए फिर इनके पथ के ऊपर. जी सर. तो ऑल द हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो तीन ही थे हेटेरोडॉक्स सेक्ट, चार्वाक दर्शन, जैनी दर्शन और बुद्ध दर्शन, इन्होंने सीधे सीधे तौर के ऊपर ऐसा नहीं कहा कि सब कुछ डिस्कार्ड कर दो. बुद्ध ने कहा कि तृष्णा को डिस्कार्ड करो, तो आप बेसिकली अपनी इच्छाओं को दूर करोगे तो दुख से थोड़ी आपको कमी मिलेगी. जी सर. और फिर कहा गया कि सेल्फलेसनेस रखिए, है ना, राइटफुल अर्निंग रखिए. देखो अर्निंग में मना नहीं किया किसी ने. जी सर. अनुव्रत में ये कहा गया है कि भाई आप अपराग्रह का मतलब फिर अनुव्रत के अंदर अपराग्रह थोड़ा बदल जाएगा. आप खराब इंटेंशन से या खराब कार्य से पैसे मत कमाइए. दैट इज द रीजन. आप देखिए कि सिस्टम अभी भी चल रही है सब. जी सर. थैंक यू सर. ठीक है, चलिए, है ना, चलो कल मिलते हैं अपन 8 बजे फिर से यहाँ कंटिन्यू करेंगे और विजयनगर के ऊपर चले जाएंगे, मतलब खत्म करेंगे सर. ठीक है, चलिए, बाय बाय.